अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो प्रोडक्शन में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ खला बाय महानूर ज़ारा का फोर्थ एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हफ्ते का दिन था और उसी जगह टेक्स्ट कर दी गई थी। वो पिंक फूलदार फ्रॉक और सफ़ेद जीन्स पहने आईने के सामने खड़ी खुद को तनकीदी नजरों से देख रही थी। बालों को चुटिया में बांधते हुए वो सुबह ही सुबह साइकिल के टोकरे से पिंक लिलीज उठा लाई थी और अब चुटिया के एक एक बल में उन्हें एहतियात से लगा रही थी। वो आईने के सामने खड़ी बहुत एहतियात से मस्करा लगा रही थी। उसे मस्कारा से बहुत डर लगता था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और पोलिना दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए अपनी जगह शर्त रह गई थी। महरोज बहुत ज़्यादा रहती थी। बाल भी बस कभी जूड़े में बांधती थी और कभी चुटिया में। आज गुलाबी फ्रॉक में वो निहायत ही खिली खिली लग रही थी। उसकी महवियत देखकर महरोज ने आईने में उसका अक्स देखा था। वो अपनी जगह झेप गई थी। क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रही हो? अब इतनी भी बदसूरत नहीं हो। महरोज ने बच्चों की तरह खफगे का इजहार किया। तुम तो अच्छी लग रही हो। वो दरवाजा बंद करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मजाक कर रही हो? महरोज को यकीन नहीं आ रहा था। उससे कभी किसी ने नहीं कहा था कि तुम अच्छी लग रही हो। मैट्रिक में तो उसका बहुत मजाक उड़ा था। बस एक ग्लोव्स भी लगा लो तो तुम चमक जाओगी। वो फौरन अपनी मेज की तरफ बढ़ी थी और फैले हुए ग्लोसेस में से पिंक लिप ग्लोस उठाकर उसके करीब आई। एक मिनट, मैं इसका अजीजा देख लूं। उसने फौरन से पोलिना के हाथ से ग्लोस लिया था। क्यों? कोई हराम इंग्रेडिएंट ना हो इसमें? वो आंखें छोटी की ग्लोस पर लिखे हुए केमिकल्स के नाम पढ़ने लगी थी। तुमने तो कहा था कि खाने की चीजों में हराम हलाल देखती हो। नहीं, हर चीज में देखती हूँ। वो तसल्ली करके आईने की तरफ मुड़ी थी और ग्लोस का ब्रश होठों पर फेरने लगी। वैसे कहाँ जाने की तैयारी है? पोलिना उसके बालों में अटकी लिलीज को उंगलियों से छूते हुए पूछ रही थी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इनवाइट किया है बच्चों के साथ प्लांट्स लगाने के लिए। पोलिना की उंगलियां एकदम थमी थी। उसने नजरें उठाकर महरोज को देखा, जो अब होठ आपस में मसल रही थी। गिव मी 5 मिनट्स, वो कहते ही फुर्ती से अलमारी की तरफ दौड़ी थी और अपना जोड़ा निकालकर अलादीन की चिराग की तरह गायब हो गई थी। महरोज सफेद फर वाले मफलर को गर्दन के गिर्द बल डालकर बेड पर बैठकर जोकर्स बांधने लगी थी। जब पोलिना कपड़े बदले कमरे में वापस दाखिल हुई थी, उसने वाइडलिंग जीन्स पर ग्रे कलर का गरम टॉप पहना हुआ था। वो अपनी अलमारी से कर्लर निकालकर अब आईने के साथ लगे स्विच बोर्ड में कर्लिंग मशीन को कनेक्ट करके हीट करने लगी। तुम भी कहीं जा रही हो? महरोज ने जोगर्स पहनते हुए मसरूफ से अंदाज में पोलिना को देखा, जो एक तरफ कलर गर्म कर रही थी और साथ ही आई शेड्स उठाए उंगलियों से तेज तेज आंखों पर ब्लैक आई शेड फैला रही थी। हाँ, तुम्हारे साथ, जवाब भी मसरूफ से अंदाज में आया था। क्या? महरोज के तस्मे बांधते हाथ थमे थे। मैं यहाँ बैठकर क्या कर लूंगी, साथ चलते हैं और पौधे लगाते हैं। वो तेजी से अपने ब्लॉन्ड बाल कर्ल कर रही थी। तुम बगैर इनविटेशन के जाओगी? महरोज का मुंह हैरत से खुला था। क्या ये शादी की इनविटेशन है? उसने रुक कर आईने में महरोज को देखा था। महरोज ने सरनफी में हिलाया और अगला आधा घंटा लगाकर पोलना तैयार हो चुकी थी। वो स्मोकी आइस मेकअप में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। जालिम। महरोज साइकिल बर्ड से गुजारते हुए मुश्किल का शिकार लग रही थी। वजन ही कम कर लो। महरोज बड़बड़ाई थी। साइकिल चलाते उसके पांव थकने लगे थे। वो कैथेड्रल चर्च से भी आगे निकल आए थे। उसे दूर से ही ग्रीन अर्थ का बैनर लगा नजर आ गया था। पार्क में बहुत से साइकिलों के बीच वो अपनी साइकिल खड़ी करती, सफेद बैग कंधे पर बराबर करती उस पार्क की तरफ बढ़ी थी। पोलिना उसके आने से पहले ही अंदर जा चुकी थी। बहुत से छोटे बच्चे मुस्कुराते बातें करते हुए वहां मौजूद थे। उनके गिर्द मर्द ख्वातीन हाथों में ग्लव्स पहनते हुए आपस में मोह गुफ्तगू थे। वो उन सब में अब्दुल्ला को ढूंढ रही थी कि उसकी आवाज़ बाएं जानिब से आई थी। आपकी ग्लव्स। वो उसकी तरफ ग्लव्स बढ़ाते हुए खड़ा था। वो गोल गला ही पहनता था और आज भी वो गोल गले का सफ़ेद स्वेटर और ब्लू जींस पहने खड़ा था। उसके घुंघराले बाल उसकी शख्सियत में अहमियत के हामिल थे। क्या कोई मर्द घुंघराले बालों में भी खूबसूरत लग सकता है? आपकी ग्लव्स, उसने एक बार फिर कहा था और महरोज की महूवियत तोड़ी थी। महरोज खजल होती ग्लव्स पकड़ चुकी थी। आप काफी लेट आई हैं। वो उसके बालों में अटके पिंक लिलीज को देखते हुए बोला था। वो बस, उसने अपनी तरफ आती पोलिना को देखा था। उसी की वजह से तो लेट हुई थी, वरना महरोज वक्त से पहले ही पहुंचने वाले लोगों में से थी। बस वो सोच कर ही रह गई थी। आप मुझे गाइड करते रहें। पोलिना हाथों में ग्लव्स पहने बराह रास्त अब्दुल्ला से मुखातिब थी। असल में ये एहतमाम बच्चों के लिए किया गया है,
ताकि उनमें फूल पौधों का ख्याल और उनको परवान चढ़ाने की आदत बन जाए। आप बच्चे को असिस्ट कर सकती हैं और जो उस बच्चे को असिस्ट कर रहा हो, आप उसे देखती रहें। वो पॉलिना को हमेशा की तरह सपाट तासुरात के साथ जवाब देता आगे बढ़ चुका था। वो पार्क के एक तरफ लगे मेज के पीछे खड़े होकर ताली बजा चुका था ताकि सब उसकी तरफ मुतवज्जह हो। सारे बच्चे और बूढ़े अब मेज की तरफ रुक के खामोश खड़े थे। महरोज के दिल में ख्वाहिश जागी कि काश पाकिस्तान के हर शहर में भी यूं पौधों के हवाले से शऊर उजागर किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान के मौसम पर फर्क पड़ सकता है। आप सबकी आमद का शुक्रिया, सबसे ज्यादा इन स्वीट कैंडीज का। उसने मुस्कुराकर जर्मन में अपना खिताब शुरू किया था। ये कैंप बच्चों के लिए लगाया गया है क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और अच्छी कौमें बच्चों पर इन्वेस्ट करती हैं। फूल पौधों से प्यार करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ये जिंदगी खूबसूरत है। आपका माहौल खूबसूरत है और सबसे बढ़कर आपकी आबो हवा ताज़ा है। अच्छा, जब बीज बो दिया जाए तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? महरोज ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। अब्दुल्ला ने महरोज पर नजर डाली थी और उसके देखा देखी सबने मुड़कर महरोज को देखा था। महरोज ने झेप कर पोलिना को देखा था, जो किसी मकनातीस की तरह बस अब्दुल्ला की तरफ खींच रही थी, देख रही थी। अब्दुल्ला ने एक बच्चे की तरफ हाथ से इशारा किया। उसका ख्याल करना चाहिए। बच्चे ने निहायत पुरजोश होकर जवाब दिया था। और अब्दुल्ला ने बराह रास्त महरोज को देखा था। बीज तो पौधे का बिल्कुल पहला स्टेप होता है। ये निहायत अहम स्टेप है। बीज मेरी ही कोशिश की वजह से उगकर बड़ा फलदार दरख्त भी बन सकता है और मुरझा भी सकता है। सो उसे भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब वो तनासा बन जाए तो उसकी इतनी हिफाजत करनी चाहिए कि वो मजबूत दरख्त या पौधे की सूरत इख्तियार कर ले। जब वो बड़ा हो तो उस पर तवज्जो दी जाए और उसके साथ बातें की जाए। पौधा आपको सुनता है, आपको महसूस करता है, आपका खामोश दोस्त होता है। अब्दुल्ला यकटक उसे देखे जा रहा था। सामईन ने मुड़कर अब्दुल्ला को देखा था कि वह अंग्रेजी में की गई बात का जर्मन तर्जमा करेगा, मगर वह बस खामोश खड़ा रहा। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी ने ऊंची आवाज में अब्दुल्ला को मुखातिब किया था। महरोज की आंखें भी खुली थी, बहुत खुल गई थी, जैसे दिमाग में किसी आइडिया के आ जाने से होता है। उसका दिल धड़का था। वो फौरन अपने बैग से फोन निकालते हुए गैदरिंग से जरा दूर चलती गई और फोन पर खटाखट उसकी उंगलियां चल रही थी। उसे रिसर्च का आइडिया आ गया था। वो काफी देर एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी नोट्स में लिखे जा रही थी जब किसी ने उसकी फ्रॉक का कोना पकड़ा था। महरोज ने दाएं तरफ चेहरा मोड़ा था। वो नन्हा सा जर्मन बच्चा था। उसने बीच महरोज की तरफ बढ़ाया था। महरोज और कई बच्चे अब मिट्टी को खोद खोद कर उसे नरम बना रहे थे। वो गाहे बगाहे एक नजर अब्दुल्ला पर डालती थी, जो बच्चों के साथ काफी मसरूफ था, और पॉलिना उसके साथ। दिन तक उन्होंने बहुत से बीज बो दिए थे। महरोज चेहरे पर आई लट को मिट्टी से अटे ग्लव से पीछे करते हुए उठी थी जब लंबी शाखों वाले दरख्त तले उसे चिड़िया गिरी नजर आई। महरोज ग्लव्स उतारकर मिट्टी पर रखते हुए बैग संभालते हुए उस चिड़िया के नजदीक गई थी और दाएं घुटने के बल जमीन पर बैठ गई। उसने नरम हाथों के साथ चिड़िया हाथों की हथेली में उठाई थी। उसका बायां पैर जख्मी था और वो रुक रुक कर सांस ले रही थी। महरोज ने चिड़िया वापस मिट्टी में रख दी और बैग का जिप खोलते हुए उसने टिश्यू पेपर और पानी की बोतल बाहर निकाली थी। तुम ठीक हो जाओगी। उसकी आंखें गीली होना शुरू हो गई थी। उसे चूजे का बच्चा याद आया था, जो बहुत प्यार से उसने अपने पास रखा था। और 4 हफ्तों बाद जब वो उसके साथ मानूस हो गई थी तो उसे बिल्ली उठाकर ले गई थी। उसे लगा था उसकी औलाद मर गई है। वो पूरे 2 दिन उसके लिए रोती रही थी। उसने चिड़िया टिश्यू में पकड़ लिया था और पानी की बोतल खोलकर ढक्कन में पानी भरकर उसके चोंच में पानी टपकाने लगी। उसी पानी के बीच उसकी आंख का आंसू भी शामिल हो गया था। चिड़िया रुक रुक कर सांसें ले रही थी। वो किसी भी इंसान की तरह अपनी तकलीफ पर रो भी नहीं पा रही थी। क्या हुआ? महरोज ने सर बाएं तरफ मोड़ा था और गीली आंखों के साथ पंजों के बल बैठे अब्दुल्ला को देखा था। उन दोनों की पुश्त पर धूप पड़ रही थी। यहाँ कोई जानवर का डॉक्टर है? है तो, मगर दूर है। आप इसे ठीक कर दें। अब्दुल्ला ने निहायत हैरानी से उसकी गीली आंखें देखी थी। वो बहुत मासूम से बच्चे की तरह बोली थी। ये मर जाएगी। उसने हिचकी ली थी। मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ, उसने निहायती नरमी से कहा था। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है बस। यहाँ कोई फार्मेसी है? मैं खुद इसे वहां ले जाकर फर्स्ट एड दूंगी। उसने सीधे हाथ के गीले गाल रगड़े थे। कुछ मिट्टी उसके दाएं गाल पर चिपक गई थी। वो मर चुकी है। महरोज को धचका लगा था। उसने पलकें झपका झपाकर आंखों की नमी पीछे धकेलने की कोशिश की थी और चिड़िया को शहादत की उंगली से हिलाया था,
लेकिन वो नहीं हिली थी, वो वाकई मर चुकी थी। महरोज एक बार फिर बेआवाज रोने लगी थी। उसे बेआवाज ही रोने की आदत हो गई थी। वो रोती रही, उसके आंसू मिट्टी पर गिरते रहे और अब्दुल्ला हाथ आपस में मिलाए उसे देखता रहा। क्या हो रहा है यहाँ? पोलिना उन दोनों की पुश्त की तरफ खड़ी हो गई थी, मगर उनकी तरफ से जवाब नदारित। पोलिना महरोज की पुश्त की तरफ से घूमकर महरोज के दाएं तरफ खड़ी हो गई थी, जहां से मंजर साफ नजर आ रहा था। महरोज चिड़ै को हाथों में पकड़े आंसू बहाई जा रही थी और अब्दुल्ला उसे एकटक देख रहा था। तुम इतने छोटे दिल की हो रोजे? पोलिना घुटनों से जींस ऊपर खींचते हुए पंजों के बल बैठी थी। महरोज उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मिट्टी को खोदने लगी थी। पोलिना और अब्दुल्ला उसे खामोशी से देखते रहे। वो चिड़िया मिट्टी के सुपुर्द करके बराबर कर चुकी थी। हर शय किसी न किसी का खुराक होती है। क्या मतलब? महरोज ने नाक से गीली सांस खींची थी। मतलब किसी ने इसको खाने की कोशिश की थी शायद, और ये उसके नसीब का खुराक नहीं थी। अपना दिफा करते हुए जख्मी हो गई और मर गई। अब्दुल्ला ने गहरा सांस लेकर वजह बताई थी। मुझे इसलिए बिल्लियों से नफरत है जो अपना दिफा नहीं कर सकती, उन्हें ही ये खाती हैं। अब ये तो अल्लाह का निजाम है। अब्दुल्ला खड़ा हो गया था। पोलिना उन दोनों को उर्दू में बात करता हुआ देख रही थी। अब्दुल्ला फौरन ही जाने के लिए मुड़ा था। महरोज नन्ही सी कब्र देख रही थी और पोलिना अब्दुल्ला की चौड़ी पुश्त। फिर बल्कि नर्म धूप यहाँ आने वालों को अपना असीर कर देती है। ऐसे ही कई नर्म धूप की सुबह आई थी। महरोज को अपने टोकरे में पिंक लिलीज देखने की आदत हो गई थी और कई दिनों से सुबह ये टोकरा उसे खाली मिलता था। उसने एक दिन खाली रहने दिया, मगर वो खाली टोकरा उजाड़ लग रहा था और रोजाना कैफे के लिए फूल लेने के साथ अब फिर से अपने लिए भी फूल लेने लगी थी। जाने वाले ने बहुत बुरी आदत डाली थी उसे। उसे कई दिन हो गए थे फाइवर का अकाउंट बनाए, मगर काम की कोई रिक्वेस्ट अब तक नहीं आई थी। और आज उसकी प्रेजेंटेशन का दिन था। उसने वही पर्पल कमीज फिर पहन ली थी। उसने कई महीनों से मायदा को नया जोड़ा ऑर्डर करने को नहीं कहा था। उसकी कमीजों का रंग भी सबको याद हो गया था। वो डाइस के पीछे खड़ी थी। मेज पर लैपटॉप रखा हुआ था और लैपटॉप एलसीडी से मुंसलिक था। उसकी स्लाइड्स तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रही थी। उसने गला खंगाल कर सबको देखा था। मैंने द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज का इंतखाब किया है, और जिस बात को मैं प्रॉब्लमटाइज करने जा रही हूँ वो नॉन ह्यूमन ट्रीज हैं। दरख्त दो प्यार करने वालों की मोहब्बत का ऐनी शाहिद होता है, और जब इस्तांबुल में कुछ जालिम आ जाते हैं तो वो यहाँ के नेचर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। इस दरख्त को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज भी महसूस करते हैं और वजूद रखती हैं। एक मिनट। महरोज ने रुककर सर को देखा था। क्या आपको लगता है कि आपका आइडिया ओरिजिनल है? जी। महरोज ने पूरे एतमाद के साथ कहा था। तो आपकी स्टडी कमजोर है। सर मैथ्यू का रिसर्च आइडिया भी यही था। उनको लिटरेचर रिव्यू में शामिल किया है मैंने। पर मेरी थ्योरिस्ट मुख्तलिफ हैं, बात मुख्तलिफ है, कॉन्टेक्ट्स मुख्तलिफ हैं। आपका आइडिया नया नहीं है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है महरोज कि मैं आपकी आइडिया सुनता रहूं। आप लोगों के पास रिसर्च लिखने का वक्त बहुत ही कम है और आप इस वक्त को गवा चुकी हैं। थ्योरी की सर अपनी मोटी ऐनक को दो उंगलियों से ठीक करके दरवाजे की तरफ मुड़े थे। सर मैं चेंज कर लूंगी प्लीज। महरोज का दिल डूबा था। पूरी क्लास को हैरत थी। किसी का भी रिसर्च आइडिया रिजेक्ट नहीं हुआ था सिवाय महरोज के। नो सेकंड चांसेस। सर प्लीज। महरोज उनके पीछे भागी थी, पर वो तो जैसे सुनने के मूड में ही नहीं थे और दरवाजा खोल कर जा चुके थे। महरोज गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने में लगी थी। उसे हार नहीं माननी थी। उसकी तालीम ही उसकी अव्वलीन फोकियत थी। वो पूरे कोशिश करके भी कैफे में पहले जैसा काम नहीं कर पा रही थी। उसे टोकरे में फूल रखना भी याद नहीं होते थे। वो पूरा हफ्ता सर के पीछे भाग भाग कर सेकंड चांस की मिन्नतें करती रही और आखिरकार वो चांस मिल गया। इसमें नया क्या है? वो सीने पर हाथ बांधे क्लास के पीछे खड़े निहायत संजीदा थे और एक बार फिर अपनी पिछली क्लास में क्या गया सवाल दोहरा रहे थे। उसे लगा उसका सेकंड चांस भी मिस हो जाएगा। उसने खुश्क होते होठों पर जुबान फेरी थी। यही कि कैसे विमेन ऑफ कलर अपनी रेजिस्टेंस जनरेट कर सकती है। वो हकलाई थी। आपका सेकंड चांस भी जाया गया। वो अफसोस सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े थे। क्लास के सारे तलबा महरोज का चेहरा देख रहे थे, जिसका रंग उड़ सा गया था। उसमें दोबारा भागने की सकत नहीं थी अब। महरोज का ढेर सारा रोने का दिल कर रहा था, पर वो मजबूत रहना चाहती थी। उसने होठ आपस में पेवस्त किए लैपटॉप ऑफ किया था।
एक स्टूडेंट उसका लैपटॉप एलसीडी से डिस्कनेक्ट कर रहा था, तो एक उसका बस्ता उठाया उसके पास आया था। कोई कुछ कह भी रहा था, पर उसे खुद पर ज़ब्त करना था। उसे लग रहा था वो मुँह खोलेगी तो उनकी तसल्लियों का जवाब देने के लिए, नहीं बल्कि रो पड़ने के लिए। कुछ तुलबा ने उसे कॉरिडोर में भी साथ चलते हुए तसल्ली दी थी, और फिर यूनी के कैफे की तरफ जाते रास्ते की तरफ चल पड़े थे। वो अकेली रह गई थी। उसने अकेले ही यूनी की दाखिली सीढ़ियां अबूर की थी। वो सुर्ख आंखें और बोझल दिल के साथ अपने उजाड़ टुकड़े वाली साइकिल की तरफ बढ़ी थी। वो साइकिल चलाते चलाते भी थक चुकी थी। ठंड से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, और आंखें रोने की वजह से अंधेरा भी अब बहुत हद तक फैल चुका था। न सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स, बल्कि कुछ गलियों में लगे खूबसूरत कुमकुमे भी उस शहर पर अंधेरा नहीं रहने देते थे। वो सी पार्क के करीब साइकिल पार्क करके जाले के करीब खड़ी कर दी। अब उस वसी पार्क में वो किए जा रही थी। उस वक्त पार्क में बहुत ही कम लोग थे, और जो थे वो तुलबा लग रहे थे। उन तुलबा में बैठे एक लड़के को हंसते हुए देखकर उसे ढेर सारा रोना आया था। जब दिल बोझल हो और किसी को हंसता हुआ देख लिया जाए, तो आंखें खुद ब खुद भर जाती हैं। उसके आधे मार्क्स यहीं कट गए थे, और अब एक साइनोसिस रहता था, मगर उसका उसे 75% तो लाज़मी लेने थे। वो स्कॉलरशिप पर आई थी। अपने पल्ले से वो ये फ़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर वो इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स ना ला सकी तो उसका सीजीपीए बहुत ख़राब हो जाएगा। हवा से उसके कानों के पास निकली लटें लहरा रही थी। वो पानी के करीब ही लगे बेंच पर बैठ गई थी। दोनों घुटनों के बीच दोनों हाथों की हथेलियां रखकर वो हिचके लेकर रोई थी। पार्क खाली था, और कौन यहाँ उसकी आवाज़ सुनेगा। वो वक्वे वक्वे से रुक रुक कर सांस भी लेती थी। गर्म भाप उसके मुंह से निकलता हुआ हवा में तहलील हो जाता था। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाल ले उठी थी, और किनारे के करीब खड़ी हो गई थी, ठंडे पानी की निहायत नज़दीक, इतनी नज़दीक कि जोकर फिसलने पर वो गिर सकती थी। उसका दिमाग शदीद मौफ था, और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने हिचकी लेकर अपने जोगर्स को देखा था, और फिर ठहरे हुए ठंडे पानी को। ये खुदकुशी की अच्छी जगह नहीं है। वो मर्दाना आवाज पर उछली थी, और उसका दायां पैर वाकई फिसला था कि दो मजबूत मर्दाना हाथों ने उसे थाम लिया था, और आहिस्ता से पीछे हटाते हुए उसके बाजू छोड़ दिए थे। महरज का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसका तनफ्फुस खौफ से फूल गया था। वो वाकई ठंडे पानी में गिरने वाली थी। उसने नीम तारीकी में घुंघराले बालों वाले मर्द को देखा था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उसी पर जमी हुई थी, बल्कि आज उसमें खफगी थी। अक्सर इस टाइम लोग यहाँ खुदकुशी करने आ जाते हैं। ये पानी निहायत ठंडा है, और मौत जल्दी वाक़ई होने की बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए पुलिस यहाँ बहुत गश्त करती है, ताकि कोई तालिबे इल्म ऐसी हरकत ना करे। वो ठहर ठहर कर उसे समझा रहा था, या खुद गलत समझ रहा था। आप गलत समझे हैं। मैंने उसके आंसू इकट्ठे हुए थे। उसे अब्दुल्ला की आवाज़ सूर की तरह लगी थी, जो कुछ देर पहले उसका दिल दहला गई थी। तो आप यहाँ किनारे पर खड़ी पानी की पेमाइश कर रही थी। महरोज ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसकी सर्दी की वजह से सुर्ख पड़ती नाक को घूरा था। सुर्ख नाक? वो तो रोई भी थी, और रोने की वजह से उसकी नाक सुर्ख होकर फूल जाती थी, और होंठ का ऊपरी हिस्सा भी। उसका इस बात का कितना मजाक उड़ाया गया था मैट्रिक में। उसे बंद गोभी कहा गया था, मुर्गी जो अंडे दे रही हो, और पता नहीं क्या क्या। महरोज गर्दन में बंधे मफलर को ढीला करके उसे मास्क की तरह नाक और चेहरे के गिर्द फैलाकर बांधने लगी। अब आप मफलर से खुदकुशी करेंगी? वो गौर से महरोज के मफलर को नाक के गिर्द बांधते हुए देखने लगा। आप कब से कहानियां बनाने लगे हैं? उसने जिद होकर पूछा था। कौन सी कहानियां? यही कि मैं खुदकुशी कर रही होंगी। आप पानी के करीब खड़ी थी। आपका एनालिसिस खराब है। यहाँ लोग कमजोर दिल के होंगे जो यहाँ खुदकुशी करने आते होंगे। मैं पठान हूँ, मजबूत आसाब की। उसने फक्र से आबरू उचकाए थे। आप तो फौरन से कहानी का डी एंड अपनी मर्जी का बना देते हैं। अब्दुल्ला लॉन्ग जैकेट के जेबों में हाथ डाले होठ आपस में मसलते हुए उसे देख रहा था। अच्छा, रोई तो थी। महरोज ने कुफत से आंखें मीच ली थी। एक तो ये बोझल दिल उसे शर्मिंदा करवाने पर तुला हुआ था। आपके मेरी मुखबरी करते हैं, मैं जहाँ चाहती हूँ आप आ जाते हैं। ये बुरी बात है, यू नो। उसने शिकायती लहजे में कहते हुए उसे देखा था। अब उसका आधा चेहरा नाक तक मफलर में छुपा हुआ था। खैर, आप गलत समझी। मैं मुखबरी नहीं करता, बल्कि इस पार्क में अक्सर आता हूँ। दो चार तुलबा को खुदकुशी से बचाया है मैंने, यू नो। उसने भी महरोज के अंदाज में जवाब देते हुए कंधे उचकाए थे, पर चेहरे के तासुरात सपाट थे। गुड फॉर यू। तो आप फिर क्यों रो रही थी? एकेडमिक स्ट्रेस?
اس کی سوئی بس رونے پر اٹکی ہوئی تھی۔ مہروز نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ عبداللہ نے ہنکارا بھرا تھا۔ یہاں ٹھنڈ بہت ہے، کسی کیفے چلتے ہیں۔ میں یہاں کے کیفے سے کچھ نہیں کھاتی۔ مسلم کھانا ملتا ہے قریب میں، دیسی مینیو بھی ہے، یقین آپ کو نہیں پتا ہوگا تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ دیسی مینیو پر مہروز کی آنکھیں کھل گئی تھی، منہ میں پانی بھی آیا تھا۔ کب سے دیسی کھانے کا دل تھا اور وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس ریسٹورنٹ کا نام سلطان تھا، جہاں پر نہ صرف مسلم بلکہ ملیشین اور انڈونیشین کھانے بھی ملتے تھے۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں میز کے گرد چھوٹی چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دیوار سرخ رنگ کے تھے جس میں ہیر اور رانجھے کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ خوبصورت فانوس اور دیوار سے لٹکے فیری لائٹس نے اس حصے کو اچھا خاصا روشن کر رکھا تھا۔ وہ یہاں کی گرمائش اور سیٹنگ دیکھ کر قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاکستان میں بیٹھی ہے۔ مینو کارڈ کے ورق آگے پیچھے کرتے ہوئے اس نے اپنے لیے مٹکا بریانی، مسالے دمبا کڑاہی، 3 نان اور نمک والی لسی آرڈر کی تھی۔ اس نے خاص تاکید کی تھی کہ دونوں کھانوں میں کسی قسم کی کھٹاس نہ ہو۔ وہ آج اپنے اوپر دل کھول کر خرچ کرنا چاہتی تھی، کل کی کل دیکھ لے گی۔ جبکہ عبداللہ نے اپنے لیے چکن سوپ منگوایا تھا۔ تم تو کافی مسالے والی چیزیں کھاتی ہو۔ عبداللہ اس کے عین سامنے والی چارپائی پر بیٹھا تھا جہاں سے سیاہ آسمان صاف دکھ رہا تھا۔ کتنے مہینوں سے پھیکے کھانے کھا رہی ہوں۔ یہاں پاکستانی مسالے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور ہر مسالے کو میں نہیں خریدتی۔ مجھے حرام حلال کا فرق یاد رہتا ہے۔ گڈ، عبداللہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ چند پل دونوں خاموش بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے جہاں صرف پاکستانی انڈین نہیں بلکہ جرمن لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے نچلے فلور پر ملیشین، دوسرے فلور پر انڈونیشین اور تیسرے پر پاکستانی فوڈ ملتا تھا۔ آپ بتاؤ یہ کیسا اکیڈمک اسٹریس ہے؟ میں اسٹریس اچھا ریلیز کرتا ہوں۔ وہ اس کے رونے کی وجہ سے سوکھی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں؟ نہیں، پر کبھی اسٹوڈنٹ تھا اور میڈیکل کی تعلیم زیادہ ٹف ہے۔ خیر وہ تو لٹریچر بھی ہے۔ اسے شدید گفت ہوتی تھی جب کوئی لٹریچر کو فار گرانٹیڈ لیتا تھا۔ صحیح، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ جب تعلیم میں محنت کرنی ہے اور سفر آسان نہیں ہے۔ محنت تو کی تھی، اس نے لکڑی کی میز کی سطح کو ناخن سے گھرستے ہوئے غمزدہ آواز میں کہا تھا۔ اس کی ناک بھی اب تک سرخ تھی مگر وہ مفلر میں مزید اپنے ناک کو چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ آخر کو کھانے کے لیے بھی تو مفلر ہٹانا ہی تھا۔ تھیوری کے سر کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے مجھ سے، بلکہ جس دن ایمل ایلبرٹ کا سیمینار ہوا ہے اس دن سے یونی کے اسٹوڈنٹس جو اس سیمینار میں شریک تھے وہ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے۔ میں نے 2 ریسرچ آئیڈیاز دیے تھے انہیں اور دونوں ہی اوریجنل، پر دونوں ہی ریجیکٹ کر دیے اور میرے پاس کوئی تیسرا چانس نہیں ہے۔ میرے مارکس لوز ہو گئے ہیں اور اب میں فائنل میں جتنی بھی محنت کر لوں میں اے گریڈ نہیں لے سکتی، نہ ہی یہ سبجیکٹ ڈراپ کر سکتی ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے پر لہجے میں اب تک اداسی تھی۔ ایمل ایلبرٹ کا تعارف کروا دوں، ایک اکیڈمک آتھر ہے اور ہمارے یونی میں سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ مسلمان خواتین کو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا اور مجھے غصہ آ گیا بس۔ مجھے لگتا ہے میں نے ان سے جو بحث کی ہے وہ کسی کو پسند نہیں آئی، شاید تھیوری کے سر تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ یونی یہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کی لینگویج ہے، یونیورسٹی کا شارٹ کٹ۔ یہ یہاں کا شارٹ کٹ نہیں ہے، اٹس اے پاکستانی تھنگ۔ اس نے جیسے فخر سے کندھے اچکائے تھے۔ عبداللہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور یہ خاموشی اتنی طویل ہوئی کہ ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ مہروز کھانا کھاتے ہوئے بھول چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ کتنا روئی تھی۔ عبداللہ سوپ کے چمچ لیتا اسے ایک ایک لقمے کو انجوائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ اخلاقاً پوچھ لیتی، یہ ڈمبا ٹرائی کر لیں، ڈمبا بہت پسند ہے مجھے۔ اور وہ میں آئلی چیز نہیں کھاتا کہہ کر انکار کر دیتا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا اور مہروز ٹیسو سے لب تھپت تھپاتے ہوئے عبداللہ کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سا کتابچہ کھولے کھانے کا بل پڑھ رہا تھا۔ کتنا بنا؟ زیادہ نہیں۔ وہ کتابچہ بند کر کے میز پر رکھے ہوئے اپنے جیکٹ کے اندرونی جیب سے والیٹ نکالنے لگا۔ مہروز نے ہاتھ بڑھا کر کتابچہ اٹھایا تھا اور بل پڑھ کر اپنے بیگ کا زپ کھولنے لگی۔ عبداللہ ہاتھ میں والیٹ پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروز چند نوٹ نکال کر کتابچے کے اندر رکھتے ہوئے کتابچہ میز پر رکھ چکی تھی۔ یہ میرے کھانے کا بل، یعنی اپنے کھانے کا بل تم خود دو، عبداللہ نے سمجھتے ہوئے چند نوٹ نکال کر کتابچے میں پھنسا رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کے باہر سڑک تک اندر لگی لائٹس کی روشنیاں اپنا عکس چھوڑ رہی تھی۔ گڈ نائٹ،
महरोज ने हल्का सा मुस्कुराकर अब्दुल्ला को देखते हुए कहा था, आपका हर दिन अच्छा गुजरे। अब्दुल्ला सपाट तासुरात के साथ कहता हुआ दाएं तरफ मुड़ा था। उसकी दुआ पर गौर करते हुए महरोज बाएं तरफ रेस्टोरेंट के नजदीक पार्किंग एरिया में पार्क अपनी साइकिल की तरफ बढ़ी थी। हर सुबह सुनहरी और नरम धूप वेलकम करती है, और ये सुबह भी खुशगवार थी। उसे फाइवर पर पहला ऑर्डर मिला था। उसे एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी के ब्रेकअप पर 500 अल्फाज का स्क्रिप्ट लिखना था, जिसके उसे $20 मिलते। उसे उससे अगले दिन सुबह पता लगा था कि पोलिना भी उस कैफे में हायर हो चुकी है। ऑटो अच्छा बंदा है। वैसे एक दिन तुम साइकिल चलाना और एक दिन मैं। रोजाना साथ ही कैफे और साथ ही यूनिवर्सिटी जाया करेंगे। वापसी पर मैं खुद आ जाया करूंगी। पोलिना ने मुस्कुराकर कहते हुए अपने सारे दांतों की नुमाइश कर दी थी, और महरोज सिर्फ सब्र से सर हिला कर रह गई थी। अब रोजाना साइकिल के टोकरों में पिंक लिलीज के साथ सफेद लिलीज का भी इजाफा हो गया था, क्योंकि पोलिना को सफेद लिलीज पसंद थे। वो कैफे के यूनिफॉर्म के साथ मिनी स्कर्ट पहनती थी और कॉफी में मुख्तलिफ रंग के शेप्स बनाती थी। उसकी मुख्तलिफ शेप्स की काफी पसंद की जा रही थी। उसने उससे अगली सुबह इरादा किया था कि वो थ्योरी के पेपर में जानबूझकर फेल होगी, ताकि इम्प्रूवमेंट का चांस मिले, और इम्प्रूवमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए थे। वो दूसरी जॉब की तलाश में अब पहले से भी ज्यादा तेजी ले आई थी, और उससे अगली सुबह उसे खुशखबरी मिली थी। थ्योरी के सर यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे और उसकी जगह नए सर आने वाले थे। वो पिंक फ्रॉक और सफेद स्वेटर पहने तेजी से साइकिल चला रही थी। तुम आहिस्ता साइकिल चला रही हो, रोजे? महरोज को अपनी पुश्त से पौलिना की आवाज आई थी। ये फुल स्पीड है पौना, उसने हाँफते हुए जवाब दिया था। महरोज ने भी उसका निकनेम ढूंढ लिया था, पौना। वो तकरीबन पौने 1 बजे यूनिवर्सिटी पहुंची थी। उसके उतरते ही पौलिना उसकी साइकिल थाम कर पार कर रही थी। तुलबा से टकराने से बचते हुए वो यूनी की सफेद सीढ़ियों को फलांग फलांग कर चढ़ रही थी, और उसी भाग दौड़ में उसके बाल जुड़े से आजाद होकर उसकी पुश्त पर फैल चुके थे। भागने की वजह से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वो फूले तनफुस के साथ अपनी क्लास के नजदीक आई थी और आहिस्ता से दरवाजा खोला था। आज उसका हमेशा क्लास में सबसे पहले आने का रिकॉर्ड टूट चुका था। सारे तुलबा ने हैरत से सर मोड़कर महरोज को देखा था, जो मुंह पर हाथ रखे अपना फूला हुआ सांस बराबर करने की कोशिश कर रही थी। उसने गर्दन मोड़कर डाइस के साथ खड़े मर्द को देखा था। वो मिड 40s में लग रहा था, जिसकी कल में सफेद और बाकी बाल काले घने से एक तरफ को जमे हुए थे। टर्टल नेक स्वेटर पर मफलर बांध रखा था। आंखों पर सर्द रंग की ऐनक थी और होठों के नीचे तिकोन सूरत दाढ़ी रखी थी, बल्कि बाल ही तिकोन सूरत छोड़ रखे थे। बस आप ही आज की क्लास की पहली अब्सेंट हैं। महरोज कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहती थी कि होंठ आपस में मिलाकर लब बंद कर दिए। उसे नए थ्योरी की सर से नहीं बिगाड़नी थी। वो चलते हुए पहली रो में रखी अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठी थी और बैग का जिप खोलकर रजिस्टर निकालने लगी थी। उसे क्लास खामोश लग रही थी। उसने आहिस्ता से पेन निकाला था। इतनी खामोशी! उसने सर उठाया था, और सामने ही तो सर खामोश खड़े उसको देख रहे थे। महरोज ने गर्दन मोड़कर दाएं और बाएं की तरफ देखा था। सब उसे ही देख रहे थे। क्यों? उसने अपने सर के बालों में हाथ फेरा था। अच्छा, तो भागने की वजह से उसके बाल खुल गए थे और अब वो निहायत ही रफ हुलिये में लग रहे थे। शायद इसीलिए सब उसे ही देख रहे हों। उसने कलाई में पहनी पोनी उतारकर बालों को सादा सी पोनी में बांधकर दोनों हाथ टेबल पर रखकर सर को देखने लगी। आपने लिप ग्लॉस या टिंट तो नहीं लगाना? वो सर के सवाल पर नासमझी से उन्हें देखने लगी। आप बड़ी फुर्सत से रजिस्टर निकाल कर बाल बांधने लगी। कोई और काम भी रह गया हो तो 5 मिनट और ले लें। सर के तंज पर उसने नफी में सर हिलाया था। मेरी क्लास में 2 absents का मतलब मेरे कोर्स को फेल करना है। मैं क्लास में हिलजुल, रजिस्टर निकालने, पानी पीने और फोन यूज करने से डिस्टर्ब होता हूँ। लोगों को ऐसा कुछ भी करना हो, आप लोग मेरी क्लास छोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? सबने मरा मरा सा हाँ में जवाब दिया था। तो उन्हें क्लास में रोबोट चाहिए थे। महरोज खजालत से कान खुजाने लगी, तो वो कुफत का शिकार हो रहे थे और उसे लगा सब उसका रफोलिया देख रहे थे। पगली, आप अपने रिसर्च आइडियाज दोबारा शेयर करेंगे? जो एक्सेप्ट होती जाएगी उनकी प्रेजेंटेशन हम क्लास में लेंगे आफ्टर 2 वीक्स। गॉट इट? और इस खबर पर महरोज से ज्यादा कौन ऊंची आवाज में यस कह सकता था? वो जो कल तक इस कोर्स को फेल करने का सोच रही थी,
आज उसके हाथ में उम्मीद का जुगनू अपनी रोशनी फैला रहा था और उसे अपनी हथेली रोशन लग रही थी। ट्रीट। कम ही लोग खुद को खुद ट्रीट देते होंगे। कभी कभी खुद को अपने पैसे से ट्रीट देनी चाहिए। ये अच्छी एक्टिविटी है। हम दूसरों की ट्रीट का इंतजार करते हैं मगर खुद को ट्रीट करने का नहीं सोचते। वो आइसक्रीम स्टिक से आइसक्रीम खाते हुए हॉस्टल के करीब बने हुए छोटे से वॉकिंग एरिया में वॉक कर रही थी। वो निहायत छोटे रकबे पर बना हुआ वॉकिंग एरिया था जहाँ शाम को ज्यादातर बूढ़े बैठते थे और रात को महरोज यहाँ वॉक करते हुए खुद को ट्रीट दे रही थी। वो नरम घास पर चप्पल रखते हुए हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने बेबे को कॉल करके सारा वाक्य बताया था और उन्होंने हमेशा की तरह कहा था, तुम्हारे लिए दो हाथ हर वक्त दुआ गो रहते हैं और जिनकी माँ जिंदा हो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आइसक्रीम खा लेने के बाद वो करीब बने डस्टबिन में स्टिक फेंककर हॉस्टल जाने के लिए मुड़ी थी। ठंड पहले भी बहुत थी, ऊपर से आइसक्रीम खाने की वजह से कुछ और भी बढ़ गई थी। चलते चलते उसकी नज़र पार्क के चारों तरफ लगे जाले पर चढ़ते बेल पर पड़ी थी। जर्द फूल अभी खिले नहीं थे पर कोपले निकल आई थी। ये बेल उसने कुछ हफ्ते पहले ही लगाई थी। वो अपनी मेहनत से ग्रो करते बेल को देखकर मुस्कुराती थी। यही तो थे जिनसे वो दिल की बातें करती थी, जिनको वो औलाद की तरह ट्रीट करती थी। वो बेल के निहायत करीब पहुंच गई थी जब मर्दाना आवाज पर ठहर कर उसने दाएं तरफ गर्दन घुमाई थी। काली ऐनक और गर्दन में मफलर पहने लंबा सा मर्द उसे मुखातिब कर रहा था। उसकी आवाज सुनी सुनी थी। वो जर्मन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता था। महरोज की काली आंखें खौफ से मजीद सियाह हो गई थीं। तो उस शख्स ने महरोज की जान नहीं छोड़ी थी। वो पीछे पोलिना के पड़े थे और पोलिना महरोज के रास्ते में आ गई थी और उनके रास्ते में महरोज। तो वो जेल से छूटा कब था? कुछ याद आया? बाग 4 दलदल में फंसे पैर। स्ट्रीट बॉल की रोशनी उस कोशे में कम ही आ रही थी। वो नीम अंधेरे में खड़ा था और उसका बायां रुख नजर आ रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। महरोज के कदमों से जान निकल गई थी। उसने गर्दन घुमाए बगैर नजरें इधर उधर फेरी मगर आसपास कोई भी नहीं था। उस दिन तो कद्दू से हमला कर दिया था। आज हाथ में कोई हथियार नहीं है। उसने हंसते हुए तंज किया था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। मैंने क्या किया है तुम लोगों को जो तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए हो? हम तो ये भी जानते हैं कि यहीं पास हॉस्टल में रहती हो तुम और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हो। सुबह 8 बजे माचू कैफे जाती हो। महरोज का गला एकदम खुश्क हुआ था। उसे पोलिना की बातें याद आई थी। ये लोग पॉर्न मूवीज बनाते हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो किस मुसीबत में पड़ गई थी। उसके पास तो फोन भी नहीं था। वो उसके मुंह पर स्प्रे करके उसे बेहोश करके उठा ले तो वो क्या करेगी? उसे ढूंढते ही रह जाएंगे सब और वो किसी पॉर्न। उसने तकलीफ से आंखें मीच ली थी। जो होना था वो हो गया, अब क्या चाहिए? अपोलोजी। आई एम सो सॉरी, ठीक है। मैंने उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। नहीं, हमें तो तुम चाहिए हो। हमारे कंटेंट में एशियाई हुस्न की बहुत ज़रूरत है। एशियाई हुस्न? महरोज ने आबरू उचकाए थे। महरोज ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाने शुरू किए थे। वो एकदम से नहीं भाग जाना चाहती थी। वो उसे डोज देकर भागना चाहती थी। मुझे पुलिस की सायरन की आवाज़ आ रही है, तुम वापस जेल जाना चाहते हो? उसने हत्तल इम्कान अपनी आवाज़ को मजबूत रखा। यहाँ पुलिस सायरन नहीं बजाती। वो महरोज के साथ साथ 2 कदम आगे बढ़ा था। बैड फॉर यू। महरोज रुकी थी। रुका वो शख्स भी था। पर मैंने तो पुलिस को अलर्ट कर दिया है। महरोज कहते ही मुड़ी और दौड़ लगा चुकी थी। बिच। वो चीखता हुआ उसके पीछे भागा था। महरोज भागते हुए पार्क के जाले को पार करना चाहती थी कि चिकनी मिट्टी पर चप्पल फंसा बैठी और मुंह के बल गिरी थी। उसकी थोड़ी जमीन से लगी थी। दर्द की एक लहर उसके निचले दांतों और मसूड़ में उठी थी। पर वो इस वक्त वो तकलीफ से करा भी नहीं सकती थी। महरोज ने एक जुस्त में ही गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा था जो उसके निहायत नजदीक हाथ बढ़ाकर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ने वाला था कि किसी ने उसके पाँव के गिर्द जैसे फंदा डालना शुरू किया और वह तवाजुन न रखे हुए कमर के बल गिरा था। महरोज चप्पल चिकनी मिट्टी में छोड़ते हुए उठी थी। उसे तो कोई जरूर नजर नहीं आ रही थी। फिर कौन था जो उसको अगवाकार को पिछले धकेल रहा था और वो खुद को छुड़ाने की ताकतों में हाँप रहा था। वो पीछे खिंचता जा रहा था। उसके फूले हुए सांस के दौरान चीखने पर महरोज की नजर उसके गर्दन पर पड़ी थी। जर्द कोपलों की बेल उसके पांव से लिपटते हुए उसके गर्दन के गिर्द घूमना शुरू हो गई थी। महरोज मुंह पर हाथ रखे उन बेलों को देख रही थी। खौफ से उसके हाथ पांव जम रहे थे।
उसे ये सारा मंजर खौफनाक लग रहा था, जैसे ये बेलें कोई जादुई बेलें हों। महरोज थूक निकलते हुए लंगड़ा लंगड़ा कर पीछे को भागते हुए एकदम घूमकर हॉस्टल की तरफ भागी थी, बगैर पीछे मुड़े। वो फूले हुए तनफ्फुस के साथ अपने कमरे में दाखिल हुई थी और मरे मरे कदमों के साथ चलते हुए, बेड का सहारा लेते हुए ठंडे फर्श पर ही बैठ गई थी। उसके एक पैर में चप्पल थी, जबकि दूसरे पैर की जुर्राबें कीचड़ लगने की वजह से खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, पसीने के नन्हे कतरे उसके माथे पर निकल आए थे। उसकी टांगें अभी तक कांप रही थी, उसके थोड़ी और दोनों हाथ भी मट्टी से अटे हुए थे। पोलिना गीले बालों को तौलिए में बांधे कमरे में दाखिल हुई थी और महरोज को फर्श पर बैठे हाँफते हुए देखकर वो घबरा गई थी। उसके आबशार जैसे बाल बिखरे हुए थे और दाएं पांव की जुर्राब पर कीचड़ लगी हुई थी। क्या हुआ रोज़ा? ठंडे फर्श पर क्यों बैठी हो? पोलिना फौरन ही उसके करीब पंजों के बल बैठी थी। महरोज ने पोलिना की तरफ गर्दन मोड़ी थी। उसकी आंखों में पोलिना के लिए सख्त गुस्सा था। तुम तुम्हारी वजह से हुआ सब। तुम हो इस सब की जड़। क्या कह रही हो? उसने नासमझी से महरोज को देखा था। ना उस रात तुम मेरे रास्ते में आती, ना उन लफंगों अगवाकारों से मैं टकराती। उसने दृढ़ लहजे में कहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अगवा करने वाले जेल में हैं? पोलिना के चेहरे का रंग जर्द पड़ा था। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था, मगर उसकी खामोशी मेहर को खटकी थी। मेहर और उसके आबरू इकट्ठे हुए थे। तुम जानती थी? उसे यकीन नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले पुलिस ने फोन पर बताया था कि उनका एक साथी जेल से फरार हो गया है, मगर इससे पहले कि महरोज कुछ कहती, पोलिना ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। वो उससे जल्द ढूंढ लेंगे। वो यहाँ आया था। वो ढूंढ लेंगे। महरोज ने कंधे से उसका हाथ झटकते हुए उसकी बात दोहराई थी। वो यहाँ यहाँ पार्क में आया था मुझे अगवा करने। वो दंदना रहा है और तुम कह रही हो कि उसे ढूंढ लेंगे। उसने इस्तेजाई सा झटका। तो अब कैमरे में भी आ गया होगा। पार्क की पिछली तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है पोलिना। महरोज का गुस्से से खून उबल रहा था। तुम अकेली होंगी, तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं होगा, मगर मेरे घर वाले मौजूद हैं, जो मुझसे प्यार भी करते हैं और मेरा इंतजार भी। महरोज का लहजा इस कदर दर्ज था कि पोलिना खामोश रही थी। उसके चेहरे पर एक तारीख साया लहराया था, जिसे महरोज नहीं देख सकी थी। पोलिना खामोशी से उठी थी और गीले बालों को तौलिए से आजाद करती तौलिया अपनी मेज की कुर्सी पर डालते हुए अपने बेड की तरफ बढ़ी थी। महरोज तने आसाब लिए उसे देख रही थी, जो अब बेड पर बैठी थी। तुम्हारी बाकी सारी बातें ठीक हैं। वो जब बोली तो उसके लहजे में दुख बना था, मगर आखिरी जुमला ठीक नहीं था। इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं हो जाते कि दूसरे का दिल दुखा दिया जाए। पोलिना उस पर एक नाराज नजर डालते हुए उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। रात बहुत आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर पक रही थी। कमरे में तारीकी थी और वो सर तक कंबल ताने करवट पर करवट बदल रही थी। उसे चैन नहीं आ रहा था। वो सोई जागी सी थी। उसे लगता था वो शख्स उसके पीछे भाग रहा है और फिर से जर्द फूलों की बेलें उस शख्स के पाँव से लिपट कर उसे निगल जाएंगी। वो खौफ से जाग गई थी। उसने सर से कंबल हटाकर दाएं तरफ देखा था। पोलिना कब से एक ही करवट पर सो रही थी। वो फिर सर पर कंबल तान कर सो गई थी। उसे पोलिना की नीली आंखों में सुर्ख डोरे याद आए थे। दुख दिखा था। वो सारी रात ऐसे ही सोते जागते गुजारती रही थी। ब्लू लॉन्ग जैकेट और सफेद जॉगर्स पहने, सर पर सफेद टोपी पहने महरोज पार्क की तरफ आई थी। उसकी पुश्त पर लंबे बाल लहरा रहे थे। वहां अब कोई ना था। उसे सुबह की रोशनी में कोपलें खिली हुई नजर आई थी। उसने बोतल का ढक्कन उतारकर बेल की रूट्स में पानी डालना शुरू किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि पौधे महसूस करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेचर आपकी मदद करता है अगर आप उस पर मेहरबान हो। थैंक यू दोस्त। महरोज ने पानी की बोतल पर ढक्कन चढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा था। वो हॉस्टल पार करती साइकिलों की तरफ बढ़ रही थी जब उसे पोलिना फुटपाथ पर आगे बढ़ती नजर आई। वो उसे नजरअंदाज कर चुकी थी। पोलिना। महरोज ने उसकी पुश्त को देखते हुए उसे ऊंची आवाज में पुकारा था। वो रुकी थी मगर मुड़ी नहीं। आई एम सॉरी। पोलिना हल्का सा घूमी थी। कुछ अल्फाज इतने सख्त होते हैं कि ये जुमला आई एम सॉरी उसका मदावा नहीं कर सकता। महरज को पहले से ज्यादा शर्मिंदगी हुई थी। उसने कुछ ज्यादा ही सख्त अल्फाज अदा किए थे। खैर मैंने पुलिस को इत्तला कर दी थी। वो हॉस्टल, माचू कैफे और यूनि के इर्द गिर्द सादा लिबास में गश्त करते रहेंगी। तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं थी और आगे बढ़ गई थी। माचू कैफे में पहले से ज्यादा कस्टमर्स आने लगे थे।
पिंक लिलीज के साथ सफ़ेद लिलीज भी हर मेज पर सजी खुशबू फैला रही थी। मुख्तलिफ जायके की कॉफ़ी मग्स में मुख्तलिफ शेप्स बनी बहुत अच्छी लगती थी। पोलिना मामूल की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी कॉफ़ी के ऊपर सतह पर दिल के बीच एस लिख रही थी। वो महरोज को यकसर नज़रअंदाज किए हुए थी और महरोज भी एक ही दफ़ा माफ़ी मांगकर अब उसे दोबारा मुखातिब नहीं कर रही थी। दिल तो पोलिना ने भी उसका दुखाया था, बल्कि रुलाया था, तो उसने कब माफ़ी मांगी थी। उसे चक्करदार सीढ़ियों से ऑटो उतरता दिखाई दिया, जो सीधा महरोज की तरफ आया था। मेरे पीछे आओ। महरोज सर हिलाकर दराज बंद करते हुए ऑटो की तलकीद पर चलने लगी थी। वो दोनों चलते हुए कैफे के पिछवाड़े की तरफ आ गए थे, जहाँ सुनहरी धूप पड़ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। तुम्हारे लिए एक जगह बात की थी मैंने। मेरे लिहाज से बेहतरीन जॉब है तुम्हारे लिए। कैसी जॉब? महरोज का दिल खुशी से धड़का था। एक कंपनी है, स्किल्स सिखाती है नौजवानों को, पर कंपनी फ्रैंकफर्ट में है। महरोज के चेहरे की जोत बुझी थी। अलबत्ता तुम उदास ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स ट्रॉम बसेस या ट्रेन के जरिए जाते हैं, तुम भी ट्रेन में जाना। अच्छी बात यह है कि तनख्वाह अच्छी है, तुम जल्द कर्ज अदा कर लोगी। मैं पढ़ाई के दौरान इतना ट्रेवल नहीं कर सकती। फिर तुमने कहा वो कंपनी स्किल सिखाती है, तो मैं वहाँ क्या सीखूंगी? सीखना नहीं है कुछ, उन्हें बस मार्केटिंग स्क्रिप्ट वगैरह लिखवानी होंगी। मैं एक दो लोगों की जॉब्स भी वहाँ लगवा चुका हूँ। देखो तुम मेरा अच्छा रिसोर्स हो, मैं क्यों तुम्हें जाने दूंगा। मगर कंपनी वाकई अच्छा पे करती है, तो तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। यह ओवर टाइम कर कर भी तुम अपना कर्ज नहीं उतार सकोगी। तुम्हें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अच्छा, मैं सोच कर बताऊंगी। इस बुध मेरी एक प्रेजेंटेशन हो जाए तो मैं कुछ फैसला ले पाऊंगी। जरूर। ऑटो मुस्कुराकर अब कैफे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। महरोज उंगलियां चटकाती कश्मकश का शिकार लग रही थी और कैफे के अंदर काउंटर के पास खड़ी पोलिना कैफे के अंदरूनी खिड़कियों से महरोज को देख रही थी। लाहौर पर मार्च की नरम गरम धूप पड़ रही थी। सब मामूल के मुताबिक हो रहा था। एक महरोज की कमी थी। जरार कुछ दिनों से ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। कितनी दफा हसीब को बुलवाकर उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाया, जो नॉर्मल से बढ़ा हुआ था। यास्मीन हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। ना वो सलीमा जान को जरार की हालत का बता पा रही थी, ना ही महरोज को। इशा की नमाज पढ़ने के बाद जरार कुरान मजीद उठाए अपने कमरे में बैठे तिलावत कर रहे थे। यास्मीन गीले हाथे को दुपट्टे से खुश करते हुए जरार की दाएं तरफ बेड पर बैठ गई थी। वो सर झुकाए जरार का इंतजार करने लगी। जैसे ही जरार ने तिलावत खत्म की, यास्मीन बोल उठी, अभी कुरान अलमारी में मत रखिएगा। क्यों? जरार ने हैरानी से बीवी को देखा था। इस पर हाथ रखिए। क्या हो गया है? अच्छा, हाथ नहीं रख सकते तो ये सामने रखिए, और जो मैं पूछूंगी उसका जवाब सच सच देना है। अल्लाह की किताब के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता। क्या कह रही हो यास्मीन? उन्होंने कुरान मजीद को लिहाफ में लपेटना शुरू किया। क्यों मुझे डरा रही हो? क्यों तबीयत खराब रहने लगी है? क्या छुपा रहे हैं? अब इस उम्र में तबीयत भी खराब ना हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए लिहाफ से सिलेतार से अच्छी तरह लिहाफ को बंद कर दिया था। मजाक ना उड़ाए, आपके सामने कुरान पड़ा है, सच सच जवाब दें। मुझसे छुपाया तो बेबे को बता दूंगी और महरोज को भी। यास्मीन। उन्होंने तंबी नजरों से यास्मीन को देखा था और उठकर बेड के गिर्द घूमकर अलमारी की तरफ बढ़े थे। आप अकेले अपने ऊपर किसी बात का बोझ ले रहे हैं। खुदा के लिए न छुपाएं। आपने अभी तिलावत की है, याद रखें। वो अपने शोहर को अलमारी में कुरान रखते हुए देखने लगी, जो अलमारी में कुरान रखने के बाद मुड़े थे और यास्मीन के बराबर बैठ गए थे। तुम क्या कर लोगी? आप छुपा कर क्या कर लेंगे? जरार लाजवाब होकर चंद पल खामोश रहे थे। वो कुछ बोलने के लिए लब खोलते थे और फिर हाथ बाहम फंसाकर चुप हो जाते थे। बिलाखिर गहरा सांस भरकर उन्होंने यास्मीन की तरफ देखा था। कर्ज, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। कर्ज किसी के एहसान का हो या पैसों का, कंधों को झुका रखता है। उनके लहजे में यासियत थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि महरोज वहां कमाकर एक एक पैसा बचाकर हमें भेजती है, क्योंकि उसे एहसास है उस कर्ज का। मगर मुझ पर एक और कर्ज भी है। एक और कर्ज? यास्मीन ने दोहराया था। तुम्हें क्या लगता है फराह का मामला कैसे निपटा था? वो लोग जो खून के प्यासे थे, जो मुझे भी फराह की गलती का निशाना बना रहे थे, मैंने कैसे अपनी और तुम सब की जान बचाई थी। जिनकी जुबान क्लाशंकोफ होती है,
ان کو انسانی زبان کی سمجھ نہیں آتی، انہیں پیسے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے رک کر گہرا سانس بھرا تھا۔ میں اس لیے کبھی گاڑی نہیں لے سکا، کبھی اچھا گھر نہیں لے سکا، کیونکہ بہت بوجھ تھا مجھ پر۔ میرے باپ نے مرتے ہوئے وہ ایک زمین بھی اپنے بھائی کے بچوں کا نام کر دی تھی۔ میرے پاس وہ زمین ہوتی تو کب کا اپنی گردن چھڑا چکا ہوتا۔ یاسمین کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ممنون داول نے میری بہن کے سر کی قیمت، میرے سر کی قیمت واپس لی تھی، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ کیسی شرط؟ یاسمین کا دل دہل رہا تھا کہ یا تو میں اس کے پوتے کے ساتھ مہروز کے بالغ ہوتے ہی نکاح کرواتا، یا میں انہیں 50 لاکھ دیتا۔ یاسمین نے ہونٹوں پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ دی تھی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک پلاٹ لیا تھا بیبے کے زیور بیچ کر؟ یاسمین نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں نے 50 لاکھ کی بات مان لی تھی، میں نے وہ پلاٹ بیچ دیا تھا، مگر 20 لاکھ کم پڑ رہے تھے۔ میں نے ایک جگہ سے 20 لاکھ کا قرض لیا تھا اور اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر انہیں واپس کرتا رہا تھا۔ میرے اوپر سے قرض کا بوجھ اتر گیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ خبیث نکلیں گے۔ میں جہاں سے چلا تھا اب بھی وہیں کھڑا ہوں۔ کیا مطلب؟ جن سے میں نے 20 لاکھ لیے تھے ان کا مطالبہ ہے کہ میں نے انہیں قرض واپس نہیں کیا، اور اگر میں انہیں ان کا قرض واپس نہیں کروں گا تو وہ عدالت میں جائیں گے میرے خلاف۔ میرے ساتھ وہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اپنا قسطوں پر لیا گیا اگلا پلاٹ بھی میں نے 25 لاکھ پر بیچا اور مہروز کے لیے 25 لاکھ کا قرض لیا، مگر میرا قرض تو کبھی ادا نہیں ہوا تھا۔ اب مجھ پر 45 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ یاسمین دل پر ہاتھ رکھ کے پریشان ہو چکی تھی۔ غلطی یہ کی کہ پکی رسید نہیں رکھنی چاہیے قرض ادا کرتے وقت۔ اسی لیے اللہ نے لکھت پڑھت کا کہا ہے کہ منہ زبانی وعدے کو کوئی نہیں مانتا۔ میرے پاس کوئی پکا کاغذ ہوتا تو میں انہیں عدالت میں چیلنج کرتا کہ یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے۔ میں تو قرض ادا کر دیا ہے۔ میں اب دوہرے قرض کا شکار ہو چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے بس قرض کا بوجھ اور کفن لیے ہی دنیا سے رخصت ہوں گا۔ اللہ نہ کرے۔ یاسمین نے دہل کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو مزمحل لگ رہے تھے۔ یاسمین، لوگ کبھی نہ کبھی خوشیاں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نہ خود ساری زندگی سکھ سے رہا، نہ تم لوگوں کو آسائش دی۔ ایک حج کی خواہش ہے، میں تو وہ بھی نہیں پوری کر سکتا۔ ان کا گلا رن گیا تھا۔ آپ حامد صاحب سے بات کر لیں، وہ نہایت ہی ذہین انسان ہیں، اپنوں سے پرائے اچھے ہوتے ہیں، جو دل جوئی بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر مدد بھی۔ اچھی بات کہی ہے، بس مورے کو نہ بتانا اور نہ ہی مہروز کو۔ انہوں نے یاسمین کو دیکھتے ہوئے منت کی تھی۔ یاسمین نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا، مگر اس وقت انہیں سب سے زیادہ غصہ مہروز پر تھا، جو اپنے باپ کے لیے دکھ کا باعث بنی تھی۔ یاسمین تو ویسے ہی اس کے باہر ملک جانے پر حق میں نہیں تھی۔ یاسمین اور زرار اپنی اپنی سوچ میں ڈوبے خاموش بیٹھے ہوئے دو الگ شخص لگ رہے تھے۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں نئے تھیوری اینڈ پریکٹس کے سر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ حاضر جواب بھی تھے اور خوبصورت بھی۔ لڑکیوں کے منہ سے بس ان کے لیے قصیدے ہی نکلتے تھے، اور ایسا ہی کچھ حال پاورڈ لڑکوں کا بھی تھا۔ البتہ جن اسٹوڈنٹس کی اس پروفیسر سے ستری ہوئی تھی وہ اسے شدید ناپسند کرتے تھے۔ ان کے ٹرٹل نیک پر مفلر لپیٹنے کا اسٹائل پورے یونیورسٹی میں مقبول ہوا تھا۔ کتنے ہی لڑکے لڑکیوں نے یہ اسٹائل اپنایا تھا۔ ان کے سویٹر کا بازو کونے تک مڑے رہتے تھے۔ وہ اتنے ٹائٹ سویٹر پہنتے تھے کہ ان کے ایبس واضح نظر آتے تھے۔ ان کی ہلکی داڑھی پر تو ساری لڑکیاں مرتی تھیں، اور ان کی سانولی رنگت مزید چار چاند لگاتی تھی۔ ان کی کلاس میں واقعی پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی، اور نہ ہونے کی عملی ثبوت بھی سب دیکھ چکے تھے۔ سر، میں تو پانی پی رہی تھی، ایک کلاس میں ایک لڑکی نے پانی کی بوتل واپس بیگ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نو موومنٹس ان مائی کلاس، ان کی آواز پوری کلاس میں گونجی تھی۔ سر، پین ختم ہو گیا تھا، بس وہی نکال رہا تھا، ایک اور کلاس میں ایک لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ پہلے سے چیزیں چیک کر کے رکھا کریں، لیزی اسٹوڈنٹس۔ اب اگلے 15 منٹ اسی پوسچر میں بیٹھے رہو۔ وہ لڑکا بھجکا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف کمر موڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور گردن سر کی طرف موڑ رکھی تھی۔ اگلے 15 منٹ اسٹیچو کی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی گردن میں چک پڑ گئی تھی، اور مہروز کی کلاس میں معصومیت کی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی نے نہایت اونچی آواز میں چھینک ماری تھی۔ سب کو عادت تھی اس کی اونچی آواز میں چھینک سننے کی۔ وہ بیگ کی زپ کھولنے والی تھی کہ سر کی لیزر لائٹ سے بھی تیز نظروں دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے ٹشو نکالنے کے بجائے سویٹر کے بازو سے ہی سب کے سامنے ناک صاف کر لی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھے طلبہ ہاتھ آپس میں مسل مسل کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ان کی کلاس میں چابی کے اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے، اور ان کی چابی سر جوش ہیرلیسن کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ مہروز دھڑکتے دل کے ساتھ سلائیڈز آگے کرتی اپنے آئیڈیا کو پریزنٹ کر چکی تھی، اور اب خاموش کھڑی سر جوش کے
रिमार्क्स का इंतजार कर रही थी। वो दूसरों को नो मूवमेंट्स का जरूर कहते थे, मगर खुद जरूर कोई ना कोई हरकत करते रहते थे। इस वक्त भी वो पेन पकड़े कैब बंद करते और खोलते थे, और जर्द ऐनक के पीछे से महरोज को घूरे जा रहे थे। महरोज कश्मकश का शिकार थी। इससे पहले होने वाली 5 प्रेजेंटेशन में से अब तक एक ही स्टूडेंट की एक्सेप्ट हो पाई थी, और वो खुद को न्यूटन से कम नहीं समझ रहा था इस वक्त। अब अगर उसका रिजेक्ट हो गया तो वो वाकई सब्जेक्ट फेल करेगी। खड़ूस सर, आपका आइडिया अच्छा है। महरोज को लगा था उसके कानों में कोई अमृत टपका हो। जहाँ वो खुशी से मुस्कुरा उठी थी, वहाँ क्लास के बहुत से तलबा हैरत से मुंह खोले सर को देख रहे थे। आपकी थ्योरीज भी नहीं है, बस कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मगर आप वो बना लेंगी। एम आई राइट? उन्होंने पेन का कैप हाथ में पकड़कर उसे देखा। राइट? महरोज ने जोरों शोर से सर हिलाया था। महरोज अपनी क्लास में मशहूर हो गई थी। अब तक सिर्फ 2 ही तलबा के रिसर्च आइडियाज अप्रूव हुए थे, और सारे तलबा महरोज से थ्योरी के मामले में मदद ले रहे थे। वो जीरो से हीरो बनने का सफर एंजॉय कर रही थी। वो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी थी, किताबों के सहारे से फोन टिकाए, हाथ में चाय का कप थामे मायदा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसे बात बात पर हंसी आ रही थी। मेरी जिंदगी अजीब ही चल रही है। एक हफ्ता निहायत अच्छा चलता है और एक हफ्ता निहायत ही बुरा, कि बस मैं कोई इंतहाई फैसला कर लेती हूँ। अब इस वीक की तो हीरोइन हूँ, लेट्स सी अगले वीक क्या होता है। चलो अच्छा हुआ या बुरा, यार अपनी मर्जी की जिंदगी तो जी रही हो। अपनी मर्जी पर चलना भी कम कम ही मशरकी लड़कियों को नसीब होता है। मायदा बाएं हाथ से अपने 3 साला बेटे को थपथपा कर सुला रही थी, और दाएं हाथ से फोन पकड़ रखा था। अपनी मर्जी? कुछ चीजों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। तुम्हें लगता होगा कि बाहर मुल्क की जिंदगी बड़े मजे की होगी, जैसे तुम डाइजेस्ट के नॉवेल्स में पढ़ती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत बोरिंग जिंदगी है। ना हम जबान लोग हैं, ना ही टीवी, ना मोहल्ले से आंटियों की बातें करने की आवाज आती है, ना छली वाले की, ना कोई किसी के साथ मजाक करता है। बस मशीनी जिंदगी, पढ़ाई और पैसा कमाना, खुद को मेंटेन रखना, बस। मुझे तो मोहल्ले से गुजरने वाले कबाड़ वाले की आवाज भी याद आती है। महरोज ने चाय के कप पर उंगलियां फेरते हुए यासियत से कहा था। हर इंसान अपनी अपनी जगह नाखुश है और दूसरे की जगह लेना चाहता है। जैसे कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारी जगह होना चाहिए था। यकीन करो, शादी में भी कोई मजा नहीं है। ये बस एक फैंटेसी है। सुबह उठो, शोहर के लिए नाश्ता पकाओ, फिर देवरानियों के साथ जो जो काम तकसीम किए गए हैं उनमें जुट जाओ। घर में कोई लड़ाई हो गई है तो अपने आप को अलग रखने की कोशिश करो। वालिदैन से मिलने का दिल करता है तो शोहर का इंतजार करो कि वो वक्त निकालेंगे तो जाऊंगी। मेरे पास तो अब ड्रामों और डाइजेस्ट का भी वक्त नहीं रहा। मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा बोरिंग है। मुझे ज्यादा धड़का लगा रहता है कि मेरे शोहर के माँ बाप बस मुझसे नाराज ना हो। मेरा दिल करता है कि वो मुझे डिनर पर लेकर जाएं, शॉपिंग कराएं, मगर बस शादी के पहले 6 महीने ही में ये ख्वाहिशात पूरी की हैं। अब तो जैसे बस उनकी जिंदगी ऑफिस, और ऑफिस से घर। शॉपिंग के लिए भी मुझे देवरानी के साथ भेज देते हैं, और देवर और उसकी बीवी के बीच मुझे अपना आप कबाब में हड्डी लगता है। मायदा का चेहरा बुझ गया था। तुमने पहले कभी नहीं बताया। महरोज कुर्सी पर जरा आगे होकर बैठ गई थी और चाय का कप मेज पर रख दिया था। मैं तुमसे अपने शौहर की शिकायत नहीं कर रही, दिल हल्का कर रही हूँ। तुम अम्मी अब्बू से मत कहना। नहीं कहूंगी, मुझे तो बता दिया करो। वो फिक्रमंद लग रही थी। पता है मुझे क्या लगता है? मायदा ने गहरा सांस लिया। पाकिस्तान के बहुत से कपल्स बस साथ रह रहे हैं, उनमें मोहब्बत नहीं है। बहुत से कपल्स में बीवी नेग्लेक्टेड रहती है, तवज्जी का शिकार। उसे शौहर बुरा भला नहीं कहता, ना मारता है, मगर उसमें दिलचस्पी भी नहीं लेता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी ने अपने आप को उसके लिए कितना बदला है। उसकी बीवी आज उसके लिए तैयार हुई है, उसके पसंद का खाना बनाया है। बस उसे एक बीवी मिल गई ना, बस यही उसके लिए शादी का मतलब था। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी मर्जी कर सकती हो, पर मैं नहीं। मेरी मर्जी पर अब शौहर की मर्जी हावी है। मुझे लगता था सारे मर्द अब्बू जैसे होंगे, प्यार करने वाले, और डांट में भी प्यार होगा, मगर काशिफ ऐसा नहीं है। हमारे बीच में आम कपल्स जैसा कुछ भी नहीं है, ना दोस्ती ना मोहब्बत। बस दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे बस जिंदगी के दिन पूरे करने हो। मैंने इतनी बोरिंग शादी का नहीं सोचा था। ये जो हम सोच लेते हैं ना, आइडियल्स बनाते हैं, लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता। लड़की नाजुक होती हैं, ख्वाब टूटे हैं तो बहुत अरसे तक किर्चियां जमा करते करते उंगलियां जख्मी करती रहती हैं। मायदा का गला रुन गया था। इसलिए मैंने कभी ख्वाब बुने ही नहीं। शादी ख्वाब है भी नहीं, ये जिम्मेदारी है। आपसे आपका शौहर बहुत सी तवक्कुआत रखता है, मगर बीवी कैसे तवक्कुआत रखती है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। मैं चाहूँ तो बात बात पर झगड़ सकती हूँ, मगर मुझे सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना। मैं चाहूँ तो इस घर का सुकून भी बर्बाद कर सकती हूँ, मगर मैं बस यही सोचकर गुजारा करती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन भी क्या है। क्या उनसे झगड़ कर मैं उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूंगी? कभी नहीं।
मायदा की आंखें भर आई थी। मायदा की पानी से भरती आंखें देखकर महरोज की आंखें भी गीली होना शुरू हो गई थी। वो दोनों एक साथ ही हंसती थी और एक साथ ही रोती थी। तुम अपना क्रिएटिव स्पेस बनाओ। महरोज अंगूठों की मदद से आंखों के किनारे पर जमा होने वाले पानी को साफ किया था। तुम्हें याद है हमारी प्रोस की मैम सदफ ने बताया था कि अपने लिए एक्टिविटी ढूंढे जो आपको निगेटिविटी और मायूस होने से बचाए। जिस चीज का शौक है, जो चीज दिल को खुश करती है, उसमें सुकून तलाश करें। और वही आपका क्रिएटिव स्पेस है। जैसे कि मुझे लिखने का शौक है, मैं लिख लिया करती थी। और लिखना एक थेरेपी है, मुझे सुकून देती है। तुम्हें याद है तुम वीडियोस एडिट करती थी, तुमने क्रोमा की इफेक्ट सीखा था, तुम उसे दोबारा से शुरू कर दो। मेरे पास मेरे पास टाइम नहीं वाला बहाना मत करना। महरोज ने फौरन उसकी बात काटी थी। इसलिए कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आप वक्त निकाल लेते हैं। याद है तुम्हें इंग्लिश मूवीज का शौक होता था, और सेमेस्टर के दौरान भी तुम मूवीज के लिए वक्त निकाल लेती थी, क्योंकि वो तुम्हें खुश करती थी। अब अगर तुम्हें पेंटिंग का शौक होता तो मैं तुम्हें कहती कि पेंटिंग कर लो, मगर तुम्हें एडिटिंग का शौक है तो थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर क्या करो। देखना कैसे तुम्हारा दिमाग रिलैक्स होगा। थैंक यू, मायदा आहिस्ता से कहते हुए मुस्कुराती थी। थैंक यू क्यों? महरोज हैरान हुई थी। जिंदगी में ऐसे मुखलिस दोस्त कम ही होते हैं। बल्कि मुझे याद है यूनी में किसी को किसी भी काम में मदद चाहिए होती थी तो महरोज के पास जाता था। दोनों जैसे माजी याद करके हंसती थी। जो तुम्हारा जाहिर देखते हैं ना, असल में उन्हें तुम्हारा प्यारा दिल नहीं दिखता। जिंदगी में बस प्यारे दिल वाले लोग ही तो चाहिए होते हैं। अच्छा अब ज्यादा तारीफ ना करो, तो काम लग जाएगा मुझे। महरोज शरारतन कहते हुए मुस्कुराती थी। और फिर बहुत देर तक दोनों जर्मनी का मौसम और लोगों को डिस्कस करती रही थी। कैथरीन चर्च से फासले पर बने सफेद दीवारों वाले अस्पताल पर सुनहरी धूप पड़ रही थी। पॉलिना ब्लॉन्ड बालों को कर्ल किए कोरियन टोपी पहने जिसमें कर्ल्ड बाल निकल रहे थे। उसने घुटनों तक आती टाइट ब्लैक शर्ट जिसके बाजू पफी थे और घुटनों से नीचे तक स्टॉकिंग पहन रखी थी। वो मुस्कुराते हुए ऑर्थोपेडिक ब्लॉक की तरफ गई थी और बाएं तरफ मुड़कर रिसेप्शन पर अपना नाम बताकर वो फौरन डॉक्टर अब्दुल्ला के नेम प्लेट लगे कमरे में गई थी। डॉक्टर अब्दुल्ला अपना सफेद कोट कुर्सी की पुष्ट पर डाले सफेद खुली शर्ट पहने हुए मेज के पास खड़ा अपना स्टेथोस्कोप देख रहा था। उसके काले घुंघराले बाल सर पर घने घने से जमे अच्छे लगते थे। हालो, पोलिना ने बहुत पुरजोश हालो कहा था। उसे बस डॉक्टर से मिलने का बहाना चाहिए था। उसे डॉक्टर अब्दुल्ला उसी दिन अपने दिल को धड़काता अच्छा लगा था जब वो उन दोनों ख्वातीन की मदद के लिए आया था। उसकी काली बड़ी आंखें पोलिना को सोने नहीं देती थीं। उसने कभी किसी मर्द के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा अब करती थी। अब्दुल्ला उसे कम ही देखता था, और जब देखता था तो पोलिना से उसकी आंखों में आंखें डालना मुश्किल हो जाता था। हालो, उसने सर उठाए बगैर बड़ा मसरूफ सा हालो कहा था और स्टेरिस्कोप मेज पर रखते हुए अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा था। कुर्सी पर बैठते ही उसने नजरों का रुख पोलिना की तरफ किया था, और तब पोलिना भूल गई थी कि वो यहाँ क्यों आई थी। बैठ जाएं और अपना मसला बताएं। पोलिना उसकी आवाज पर जैसे किसी ख्याल से चौंकी थी। वो सर हिलाकर आगे बढ़ी थी और कुर्सी खींचते हुए बैठ गई थी। उन दोनों के दरमियान रखे मेज पर खिड़की से आती सुनहरी धूप पड़ रही थी। अपना मसला बताएं। मसला, पोलिना जैसे सोच में पड़ गई थी। वो तो ऐसे बेगाना बन रहा था जैसे उस दिन कैंपेन में वो किसी और अब्दुल्ला से मिलकर आई हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर मामूली माइग्रेन है तो मैं माइग्रेन का इलाज नहीं करता। अगर तो किसी चीज पर गिर गई थी जिसकी वजह से आपको सर की हड्डी मुतासिर होने का खदशा लग रहा है तो एमआरआई कर लें। उसका रूखा सूखा सा लहजा पोलिना को घबराहट का शिकार कर रहा था। नहीं, मैं उसने गला खुंकारा था। अब्दुल्ला की बड़ी आंखें जैसे उसे स्कैन कर रही थी। मेरे शोल्डर में दर्द है। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। नो नहीं, पोलिना से जवाब नहीं बन पा रहा था। वह इतने सपाट तासुरात के साथ कैसे बोल सकता था जबकि पोलिना के चेहरे के साथ मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। आप सीधा सीधा मुद्दे पर आए। आपके शोल्डर में दर्द होता तो आपको गर्म कपड़ा पहनना चाहिए था। वैसे चेहरे के तासुर तो बिल्कुल दर्द के तासुर नहीं दे रहे। पोलिना ने गहरा सांस भरा था। उसे भी सच बता देना चाहिए था। आप मेरे टेक्स्ट का जवाब ही नहीं दे रहे थे, सो यहाँ आना पड़ा। मेरी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। फिर मैं और आप कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जो आपको जवाब देना मैं जरूरी समझूं। नहीं है तो बना ले। आप मेरी टाइप की नहीं हैं। उसने तो साफ साफ जवाब दे दिया था। पोलिना के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। उसका दिल भी बुरी तरह टूटा था। इतना दर्द लहजा। अगला मरीज। वो टेबल के नीचे लगे बटन को दबाए रिसेप्शन को इत्तला दे रहा था, मगर सुना पोलिना को रहा था कि तुम अब जा सकती हो। पोलिना मुट्ठियां भीजती हुई आहिस्ते से उठी थी। उसने हारना कब सीखा था?
पर इस वक्त वो निहायत ही मरे मरे कदमों के साथ दरवाजे तक पहुंची थी। महरोज गले में लाइट पर्पल स्टोल पहने, लॉन्ग टर्टल नेक स्वेटर के साथ लॉन्ग कोट पहने फ्रैंकफर्ट की तरफ जाती ट्रेन में बैठी हुई थी। उसने लंबे बालों को अच्छी तरह से पौनी में बांध रखा था। वो पहली दफा ट्रेन में शहर से बाहर जा रही थी। कभी कभी वो ओंगने लगी और कभी हड़बड़ाकर खुद को सोने से रोकती। दिन की सुनहरी रोशनी में वो अपना बैग दाएं कंधे पर डाले ट्रेन से निकली थी। उसे फ्रैंकफर्ट भी फ्रीबर्ग जैसा लगा था, अलबत्ता यहाँ इमारतें ऊंची थीं, जैसे न्यूयॉर्क में होती हैं। यहाँ उसे गाड़ियां भी चलती नजर आई थी। उसे ऑटो ने फ्रैंकफर्ट की टैक्सी ऐप करवा रखी थी। वो मतलूबा एड्रेस डालती अब एक बिल्डिंग के नजदीक बने पानी के तालाब के पास बैठ गई थी, जहाँ बहुत सी औरतें बैठी आपस में महू गुफ्तगू थी। उसे फ्रीबर्ग के लोग अच्छे लगते थे, मगर यहाँ के लोग तो आपस में महू गुफ्तगू थे। वो किसी को देखकर मुस्कुरा नहीं देते थे। हल्की चलती हवा उसके घने बालों को उड़ाने की कोशिश करते थे, मगर बालों ने भी न हिलने की कसम खाई हुई थी। यूं ही चंद पल गुजरने के बाद उसे रॉयल ब्लू गाड़ी अपने नजदीक खड़ी नजर आई थी। वो गाड़ी का नंबर कंफर्म करती अंदर बैठ चुकी थी। खिड़की की तरफ नजरें मोड़े वो आसपास के मकानात और इमारतें गौर से देख रही थी। उसे यहाँ भी सड़क के साथ साथ चलता बहता पानी नजर आ रहा था, जिसमें जवान लड़के लड़कियां बोर्ड डाले टप्पू चला चला कर अपनी कश्ती बोर्ड को आगे लेकर जा रहे थे। उसे यह सब बहुत दिलचस्प लगा। वो बहुत दूर तक सर मोड़े पानी में कश्ती चलाते नौजवानों को देखती रही थी। अपने मतलूबा पते पर पहुंचते ही महरोज गाड़ी से उतरी थी। ऊंची सी इमारत पर सुनहरी धूप पड़ती थी, तो इमारत में लगे शीशे ऐसे चमकते थे जैसे चांदी के वर्क हो। महरोज चंद पल यूं ही मबहूत खड़ी उसे घूरती रही थी। वो भूल चुकी थी कि वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है। एक ठंडी हवा के झोंके ने महरोज के गालों को छुआ था, तो महरोज झुरझुरी लेकर होश में आई थी। वो गला खंगारती हुई इमारत के अंदर गई थी और अंदर की गर्माइश अपने अंदर समेटती वो लंबी सी राहदारी में चलती जा रही थी। दाएं बाएं दीवारों पर छोटे छोटे फ्रेम्स आवेजा थे, जो यहाँ पर स्किल्स सिखाए जाने वाले बच्चों के थे। कोई गाड़ी का दरवाजा जोड़ रहा था, तो किसी के हाथ में रिमोट था और वो रोबोट को अहकामात देता नजर आता था। राहदारी के इख्तिताम पर उस कंपनी का बड़ा नाम गोल से लॉबी एरिया में रखा हुआ था। स्किलिटीज स्कूल राहदारी में एड़ियों के बल घूम घूम कर उस ऊंची बिल्डिंग को सर उठाए देख रही थी, जिसमें न जाने कितने फ्लोर्स थे। वो घूमकर एक जगह रुकी थी और हैरत से मुंह खोले सर नीचे कर चुकी थी, मगर देर हो चुकी थी। रिसेप्शन पर बैठे गोरे लड़की और लड़के ने बहुत फुर्सत से उसे देखा था। महरोज खजल होती उनकी तरफ बढ़ी थी। वो भी कहते होंगे न दीदी है। उफ! महरोज ने हवा में ही हाथ लहराकर अपना माथा पीट डाला था। मैं महरोज हूँ। वो रिसेप्शन पर मेज के दूसरी तरफ खड़ी होकर मुस्कुराकर बोली थी। यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू ईमेल दिखा दे, लड़की ने सपाट लहजे में कहा था। महरोज अपना फोन कोट की जेब से निकालकर मतलूबा ईमेल खोलकर फोन उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। लड़की ईमेल पढ़कर उसे फिफ्थ फ्लोर पर जाने का कहकर वापस लैपटॉप की तरफ मतवजा हो चुकी थी। महरोज उसके साथ बैठे लड़के पर एक उचटती निगाह डालकर लॉबी एरिया के बीच रखे बड़े बड़े अल्फाबेट्स में लिखे स्केलेटीज के पास वापस खड़ी हो गई थी और सीढ़ियां तलाशने लगी, पर सीढ़ियां उसे कहीं नजर नहीं आई थी। वो लिफ्ट भी तलाशने लगी, मगर नदारद। वो मायूस होकर वापस रिसेप्शन की तरफ मुड़ी थी। ये लिफ्ट किस तरफ होगा? हर तरफ। इस दफा लड़के ने जवाब दिया था। मुझे नजर नहीं आ रहा। आप जिस दीवार के पास खड़ी होंगी वहां से लिफ्ट नजर आ जाएगी। वाओ, टेक्नोलॉजी! मैंने उसने मुतासिर होते हुए सोचा था और मुड़कर एक ऑफ वाइट दीवार के सामने खड़ी हो गई थी। वह दीवार खुद ब खुद सरक कर खुल चुकी थी। महरोज हैरान होते ही अंदर गई थी। उसे किसी अंग्रेज लड़की की शाइस्ता आवाज में पूछे गए सवाल की आवाज स्पीकर से आई थी। वेलकम टू स्केलेटीज। आप कौन से फ्लोर पर जाना चाहेंगी? फिफ्थ। महरोज ने ऊंची आवाज में मतलूबा फ्लोर का बताया था और चंद ही सेकंड्स में दरवाजा खुला था। महरोज ने लिफ्ट से बाहर कदम निकाला था, तो यहाँ अलग माहौल था। इतनी ऊंचाई पर उसे कदावर शीशों से नीले आसमान नजर आ रहा था। यह भी गोलाई सूरत बनी हुई लॉबी थी, जिसके एक तरफ बड़ा सा कमरा था और इसका दरवाजा शीशे का बना हुआ था। शीशे के पार एक कतार में मेज पर कंप्यूटर लगे हुए थे और मर्द ख्वातीन बैठे खटाखट टाइपिंग कर रहे थे, जबकि महरोज के बिल्कुल सामने जरा फासले पर बने कमरे का दरवाजा सफेद रंग का था। अब अंदर जो कोई भी था उसे अंदर जाकर ही मालूम करना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देकर हैंडल पकड़ चुकी थी, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कितनी दफा हैंडल घुमाया था। वो गहरा सांस भरती हुई दूसरी जानी बढ़ी थी
और शीशे के दरवाजे को स्लाइड करके अंदर आई थी। इस कमरे में बाहर से ज्यादा खामोशी थी, इसलिए कीबोर्ड की खटखट ज्यादा सुनाई दे रही थी। वो करीब कंप्यूटर पर बैठे लड़की की तरफ मुड़ी थी। एक्सक्यूज मी, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मुझे अंदर जाना है। उसने निहायत आहिस्ता आवाज में पूछा था। क्यों? उसने सर उठाए बगैर जवाब दिया था और बदसतूर स्क्रीन देख रहा था। मेरा इंटरव्यू है। तो दरवाजे को अपना नाम बताओ, अगर दरवाजा पहचान गया तो खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। महरोज मुतासिर नजर आते उल्टे कदम शीशे के दरवाजे की तरफ मुड़ी थी और दरवाजा स्लाइड करके फुर्ती से दूसरी जानिब सफेद दरवाजे की तरफ भागी थी। महरोज जरार। महरोज ने सफेद दरवाजे को अपने नाम से मुतारफ करवाया था और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। उसने धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा था और ऊंची सी कुर्सी पर लड़के को बरासमान देखा था, जो क्रिस्टल को घुमाते हुए किसी का मुंतजर लगता था। कमरे के तीनों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां थीं। उस कमरे में सिर्फ एक मेज, एक ऊंची कुर्सी और कंप्यूटर रखा नजर आ रहा था। लड़के ने रंग बिरंगी सिल्क की शर्ट पहन रखी थी। गर्दन तक आते बालों को छोटी छोटी चुटियों में बांधे उसने उनका छोटा सा जूड़ा बनाया हुआ था। उसके एक आईब्रो पर कट लगा हुआ था। वो महरोज को घूर रहा था, बाकायदा घूर रहा था। महरोज तय कंधे से लटकते बैग की स्ट्रिप को उंगलियों से छूती कंफ्यूज हो रही थी। महरोज जरार। महरोज ने अपना तारुफ कराया था और आगे बढ़कर कुर्सी खींचकर बैठने लगी थी कि लड़के की गूंजदार आवाज पर वो भी गूंज कर रह गई थी। खड़ी रहें। महरोज के हाथ उसकी आवाज पर कांप गए थे। वो कुर्सी वापस मेज की तरफ पलटाकर कुर्सी के पीछे ही खड़ी हो गई थी। वो चंद पल महरोज को घूरता रहा था और महरोज उसकी हरकतों को, मगर वो घूरना बहुत बढ़ चुका था, इस हद तक कि महरोज को घबराहट शुरू हो गई थी। उसकी गर्दन पर पसीना उभरने लगा था। मैं महरोज ने गला खंकारा था। मैं मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। महरोज ने खुद ही बात का आगाज कर दिया था। अगर आप आधे घंटे तक इस घूरने वाले मुकाबले में सरवाइव कर गई तो आपकी जॉब फाइनल। ए? महरोज ने आबरू उचकाया था। ऐसा अजीब गरीब इंटरव्यू उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने स्टॉपवॉच सेट कर लिया है। उसने दाएं कलाई में पहनी घड़ी के बटन को दबाया था। आपको इस जॉब की जरूरत है। उसने अपनी शहद रंग आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी थी। मुझे आज तक कोई हरा नहीं सका, यानी कि लड़कियां, मगर आप में पोटेंशियल है। मुझे ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देना। महरोज के माथे पर बल पड़े थे। ऐसे मर्दों से सख्ती से बात करनी चाहिए जो अपने लिमिट्स क्रॉस करें। उसने यही सीखा था। वो अकेले कमरे में दियारे गेर में अकेली थी और यहाँ उसे अकेले ही लड़ना था। वो चाहे अंदर से जितना भी घबरा रही हो, उसे अपनी घबराहट नहीं शो करनी थी। अगर औरत घबरा जाए तो मर्द उसे और डराता है। उसने ये भी सीखा था। टाइमर तो स्टार्ट है और आप कई बार आंखें झपका चुकी हैं, मगर मैं आपको कम बैक करने का पूरा मौका दे रहा हूँ। वो अब थोड़ी तले उंगली रखे उसे घूर रहा था। महरोज वाकई उसके शहद रंग आंखों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो कमरे में पड़ने वाली धूप में मजीद चमक रही थी। मुझे किसी ने बताया था यहाँ हुनर सिखाया जाता है। ये एक इज्जतदार कंपनी है। हर चीज में टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ये है वो हुनर। यही तो हुनर है। किसी को घूरना भी हुनर ही है। वो मजीद आंखें चमका रहा था अब। मुझे ऐसे किसी फजूल गेम में नहीं पड़ना। आपने एक स्टूडेंट का कीमती वक्त जाया किया है। मैं इतनी दूर से ट्रेन पर यहाँ आई हूँ और आप मेरे साथ सीरियस ही नहीं है। मैं उसका गुस्सा सवानेसे पर पहुंच गया था। मैं ही तो आपके साथ सीरियस हूँ। देखें, आज तक इतना आसान इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ होगा। वो अब मेज पर दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे मजीद महवियत से उसे देखने लगा। मुझे बहुत दुख हुआ है। महरोज ने अफसोस से सर हिलाते दरवाजे की तरफ मुड़ी थी और दरवाजे का हैंडल घुमाया था, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। महरोज का दिल चाहा वो ये लॉन्ग कोट उतार कर फेंक दे। उसे खौफ की वजह से हफ्स महसूस हो रहा था। दरवाजा लॉक था। वो वाकई फंस तो नहीं गई थी। दरवाजा मेरी मर्जी से खुलेगा। महरोज ने चंद पल गहरे गहरे सांस भरे थे। अगर वो इन्हीं अल्फाज को दोबारा बोल दे तो। महरोज जरार। महरोज ने अपना नाम दोबारा बोला था और दरवाजा खुल गया था। महरोज बगैर रुके फौरन खुले दरवाजे से बाहर की तरफ भागी थी और सामने दीवार के पास पहुंची थी। खुद कार लिफ्ट उसके सामने खुल चुकी थी। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई थी और फौरन से ग्राउंड फ्लोर कहा था। वो लिफ्ट में भी मुड़ी नहीं थी कि कहीं वो शहद रंग आंखें उसके पीछे खड़ी ना हो। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला था, वो तेजी से बाहर निकली थी और रिसेप्शन की तरफ दौड़ी थी। ये स्किल्स सिखाते हैं आप लोग? ऐसे इंसल्ट करते हैं? मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए एक एक मिनट अहम है और मुझे कहा जा रहा है कि घुरने का मुकाबला करते हैं। ओ माय गॉड। मैंने उसका बस नहीं चल रहा था कि डेस्क पर रखे लैपटॉप को उठाकर जमीन पर फेंक दे। वो गुस्से के आलम में चीख रही थी और रिसेप्शन पर बैठा लड़का और लड़की हैरानी से उसे देख रहे थे। आपका इंटरव्यू कैसा रहा?
लड़की ने तामुल से सवाल पूछा, कैसा रहा? महरोज ने उसका सवाल दोहराया था, मुझे कहा गया था कि आधा घंटा घूरते रहो तो जॉब मिल जाएगी। क्या आप लोग भी घूरने के मुकाबले में टॉप करके यहाँ बैठे हैं? फजूल कंपनी, झूठ, बुक्स, फ्रॉड। महरोज गुस्से में पश्तो अंग्रेजी मिक्स करते मुड़ी थी और बड़बड़ाते हुए लंबी राहदारी की जानी बढ़ी थी। उसकी पुष्ट पर रिसेप्शन वाली लड़की मोबाइल उठाए किसी का नंबर डायल कर रही थी। वो रात के 10 बजे अपने हॉस्टल पहुंची थी। वो इतनी थकी हुई थी कि उसमें उठने की सकत नहीं थी। वो इसी हुलिये में अपने बेड पर नीम दराज थी और यूं ही सो गई थी। कमरे में होने वाले खटके से उसकी आंख खुली थी। पोलिना लैपटॉप पकड़े बेड पर पैर ऊपर करके बैठ रही थी। महरोज अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई थी। थकी हुई लग रही हो? पोलिना ने अपने पैरों पर कंबल बराबर करके रखे थे। कहाँ थी आज? एक जगह इंटरव्यू देने गई थी। महरोज मुरझाई हुई सी लग रही थी। कैसा रहा फिर? बुरा? चलो कहीं और दे देना इंटरव्यू। इंटरव्यूज का क्या है, वो तो हर जगह होते रहते हैं और हमारे जैसे जरूरतमंद जाते रहेंगे। पोलिना ने लैपटॉप अपने घुटनों पर रखा था। बुरा इसलिए नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता था, बुरा इसलिए कि उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। वो कोई फ्लर्ट था। एक तो ये वर्क प्लेस हरेसमेंट कब खत्म होगी? पोलिना ने गर्दन पीछे फेंक कर गहरा सांस लिया था। उसके ब्लॉन्ड बाल तकिए पर गिर गए थे। हरेसमेंट भी नहीं थी। महरोज जैसे अब फुर्सत से उसके रवैये पर गौर कर रही थी। फिर? पोलिना लैपटॉप बेड पर रखते हुए पूरी की पूरी महरोज की तरफ मुड़ी थी। वो कोई पागल लग रहा था। मुझे कह रहा था आधे घंटे तक मेरी आंखों में देखो, घूरो और फिर जो फाइनल। वॉट? पोलिना हैरानी से उछल पड़ी थी। वो अब्दुल्ला के रवैये का गम भुलाए महरोज की तरफ मुतवज्जा थी। कंपनी का नाम बताओ। स्किल्टीज। पोलिना चंद सेकंड में लैपटॉप की स्क्रीन पर उस कंपनी का पेज खोल चुकी थी और स्क्रॉल करती एक एक चीज पढ़ रही थी। कंपनी तो अच्छी है, स्किल सिखाती है और बहुत से लोगों के रिव्यूज अच्छे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम गलत जगह पहुंची हो। इतना बड़ा स्किल्टीज लिखा हुआ था अंदर, रेड एंड येलो रंग का। हाँ, रंग तो यही है अल्फाबेट्स का। पोलिना भी सोच में पड़ गई थी। क्या पता सही ऑफिस में ना गई हो तुम। मैं सही फ्लोर पर गई थी। अलबत्ता मैं बहुत मायूस हुई। एक तो दूसरे शहर गई, टिकट का खर्चा किया और हाथ भी कुछ नहीं आया। अब इतनी थकी हुई हूँ कि बस भूख लग रही है और कुछ पकाने की शकल भी नहीं है। नूडल्स पकाती हूँ, नूडल्स खाओगी? महरोज ने फौरन से हाँ में सर हिला दिया। वो बस खाना चाहती थी, कुछ भी। उसे एकदम ही वो शहद रंग आंखें अपने आसपास नजर आई थी तो उसने झुंझुरी ली थी। अगली सुबह पिछली सुबह जैसा होना चाहिए, उसे नया और बाहर जैसा होना चाहिए। वो साइकिल चलाती माचो कैफे पहुंच गई थी। उसके टोकरे में पिंक और सफेद लिलीज रखी हुई थी। वो आधे बालों को सिल्क की पोनी में बांधे आधे बालों को पुष्ट पर खुला छोड़े हुए थी। वो ज्यादातर फ्रॉक्स ही पहना करती थी और उसने आज भी सफेद फूलदार फ्रॉक पहना हुआ था। पोलिना दिलजमी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मतलूबा शेफ्स कॉफी बना रही थी और महरोज काउंटर के एक तरफ खड़ी बिल्स बना रही थी। इंटरव्यू कैसा रहा? ऑटो तीसरा शख्स था जो उससे यही सवाल पूछ रहा था। अच्छा नहीं गया। महरूज ने गहरा सांस लिया था। वो कोई अजीब मखलूक था। मैं सारी रात सो नहीं सकी। उसने मुझसे कहा था कि उसकी आंखों में घूरती रहूं सिर्फ आधा घंटा और फिर मुझे जो मिल जाएगी। ऑटो कहका लगाकर हंस दिया था। महरूज ने उसे नाराज नजरों से देखा था। ओके सॉरी। ऑटो ने हवा में हाथ लहराए थे। मेरे कुछ वर्कर्स ने जिनको मैंने वहीं भेजा था मुझसे उस नमूने को जिक्र किया था। वो वहाँ का ओनर है, बहुत अलग मखलूक है वो। सब उसे द रॉक कहते हैं, बल्कि वो खुद को द रॉक कहलवाता है। इंटरव्यू अलबत्ता उनके इंसानों वाले होते हैं, पर तुम उसके हत्थे चढ़ गई। खैर तुम मायूस ना हो, मैं एल्सा से बात करता हूँ। इस दफा वो तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाएगी। मैंने उनकी पे मालूम करवाई है, पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से डबल करती रहना। 1.5 से 2 लाख रुपए पर महरोज के हाथ फ्रीज हो चुके थे। उसे पूरा कैफे पाकिस्तानी रुपए लगने लगा था। वो तो हैरत में ही मुब्तला रहती अगर ऑटो उसका कंधा ना हिलाता। ये बिल निकाल कर मुझे दो। वो अपनी हंसी दबाए हुए था। महरोज कैफे से लेकर यूनी तक बस तनख्वाह के बारे में ही सोचती रही थी। उसके लिए तो बहुत थे, 1.5-2 लाख। उसने कभी इतनी कमाई जो नहीं की थी। वो बस सोचती ही रह गई थी कि बचत करके वो कितने महीनों में अपना कर्ज अदा कर सकती थी अगर इस पत्थर से उसका सामना ना हुआ होता। क्लास का मंजर कुछ अजीब सा था। वो जब अंदर दाखिल हुई तो सबने एक साथ गर्दन मोड़कर उसे देखा था और कुछ देर देखने के बाद एक साथ ही गर्दन इधर उधर मोड़ दी थी। क्रिएटिव थिंकिंग की क्लास खत्म होते ही सर जोस की ऑफिस का बुलावा आ चुका था। वो बाएं कंधे पर बैग डाले दस्तक देकर दरवाजा खोल चुकी थी और वहां उससे पहले ही एमा सर के सामने रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी।
जोश आंखों पर जर्द ऐनक लगाए, मामूल के मुताबिक काले रंग के टर्टल नेक पर जर्द मफलर बांधे, दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसाए अपनी कुर्सी पर बैठा महरोज को देखने लगा। बैठ जाए। महरोज एमा के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। आपके पास क्लास के तुलबा अपने रिसर्च आइडियाज के लिए थ्योरी डिस्कस करने आए थे। जी। और आपने एमा का आइडिया लीक कर दिया। जी। महरोज भौचक्का रह गई थी और दाएं तरफ गर्दन मोड़कर गमजदा बैठी एमा को देखने लगी थी। नहीं, उसे एमा के चेहरे की अफसुर्दगी ड्रामे के अलावा कुछ नहीं लगा। आप ही के क्लास के दो लड़के सेम आइडिया और थ्योरी लेकर आए हैं जो एमा ने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ये इत्तेफाक हो सकता है, मगर मैंने लीक नहीं किया। महज थोड़ी देर पहले के खौफ पर काबू पाकर मजबूत आवाज में बोली थी। तो कैसे मिक्की और डेरिक भी वही आइडिया लाए जो मैंने तुमसे डिस्कस किया था? उन्होंने सुन लिया होगा, तुम मेरे साथ क्लास में बैठकर डिस्कस कर रही थी और मैंने नोट नहीं किया कि उस वक्त कौन कौन क्लास में बैठा हुआ था। फिर मैं क्यों लीक करूंगी? भला मुझे इस काम के पैसे मिलने थे। महरोज तप रही थी एमा की मक्कारी पर, मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। मुझे क्या पता? एमा ने कंधे उचकाए थे। अब इसका यही हल है कि महरोज आपका आइडिया भी कैंसिल किया जाए। महरोज ने झटके से गर्दन मोड़कर सर जोश को देखा था। उसने बहुत मेहनत से इस आइडिया को सोचा था और सर 1 मिनट में उसका आइडिया रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि आप अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पा रही। आप बताएं कैसे करूं? महरोज का गला बहुत से आंसू रोकने की वजह से भारी हो रहा था। उसे इस वक्त एमा और सरजोश दोनों जहर लग रहे थे। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। आपको सोचना चाहिए, मेरे पास यही ऑप्शन है कि आप चारों को एक साथ यहाँ बिठाऊं और 3 घंटे दूं जिसमें आप चारों अपना दिमाग लगाकर अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें और थ्योरिस्ट भी। उन्होंने कुर्सी से टेक हटाते हुए गर्दन अपने लैपटॉप की तरफ मोड़ी थी, जैसे कह रहे हों कि वो अपना फैसला सुना चुके हैं। 3 घंटों का सुनकर एमा के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि महरोज सर को ही देखती रही। सर जोश का क्लर्क उन लड़कों को भी बुलाने चला गया था, जबकि सर के ऑफिस में महरोज और एमा एक दूसरे से गर्दन मोड़े बैठे हुए थे। महरोज अपना बैग गोद में रखे जिप मुसलसल हिलाते हुए पुरसुकून लग रही थी, जबकि एमा फोन हाथ में पकड़े मुसलसल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। जब डेरिक और मिकी दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए थे, कमरे का सकूत देखकर उन दोनों का माथा बिठनका था। उन दोनों को दाखिल होता देखकर सर जोश ने गला खंखारा था। सो आप तीनों का इल्जाम है कि महरोज ने आप लोगों को एक आइडिया देकर मिसगाइड किया है। सर जोश मार्कर नोट पैड पर मारते हुए उन लड़कों की तरफ मुतवज्जा थे जिन्होंने इस्बात में सर हिलाया था। मगर मेरे पास सबूत आ गया है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। महरोज ने बड़े आराम से कमरे का सकूत तोड़ा था। इन 15 मिनटों में वो हर पहलू पर गौर करके अपने दिफा के लिए तैयार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फैला इत्मीनान देखकर डेरिक, मिक्की और एमा लहजे भर के लिए सांस लेना भूल गए थे। डेरिक मेरे पास ट्रांस ह्यूमंस का आइडिया लेकर आया था और मिकी साईफाई पर काम करना चाहता था। सर जोश थोड़ी देर ले हाथ रखे दिलचस्पी से उसे देखने लगे थे, जबकि डेरिक और मिकी मेज के बाएं तरफ खड़े बस माथे को हाथ से पीटना ही चाहते थे। तुम्हें तो सबके आइडियाज याद हैं। तुमने इनको मेरा आइडिया बता दिया होगा और इनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया होगा। हम तीनों को एक ही आइडिया में फंसाना क्यों चाहती थी तुम? मैं ये मामला डीन तक लेकर जा सकती हूँ। एमा बस हट्टे से उखड़ने वाली थी। उसका आइडिया फ्लॉप जा रहा था। महरोज उसे नजरअंदाज किए अपना ईमेल फोल्डर खोलकर अब फोन सर जोश की तरफ बढ़ा चुकी थी। जोश ने उंगली ऊपर नीचे करके मोबाइल वापस महरोज की तरफ बढ़ा दिया था। यह है इनका एब्स्ट्रैक्ट जो 2 दिन पहले इन दोनों ने रिवाइज करके मुझे भेजा था और आज आपको मिकी और डेरिक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये तीनों ही सेम आइडिया पर काम कर रहे हैं। जबकि एमा, वो अब गर्दन मोड़कर एमा की इस्तेजाइया नजरों से देखने लगी थी। को लग रहा था कि उसके डियरेस्ट फ्रेंड्स उसका साथ देंगे मुझे जलील करने के लिए। एमा, तुम बेवकूफ हो जो इन पर भरोसा कर बैठी, जो बाला ही बाला अपने आइडिया को पॉलिश करते रहे और तुमने अपना एक ही आइडिया न जाने क्या सोचकर इन्हें दिया था। यही आइडिया पिछले सर को दिया था ना तुमने, जो इस वक्त तो न जाने कैसे एक्सेप्ट हो गया था, मगर अभी नहीं हो सका। तुम थ्योरिस्ट बदलती रही, फिर भी नहीं। फिर तुम मेरे पास आई और मैंने तुम्हें आइडिया को मजीद चेंज करने में मदद दी। तुमने तो सर को भी वो आइडिया दिखाया था जिसके थ्योरिस्ट मैंने तुम्हें नहीं बताए थे। एमा लाल चेहरा लिए महरोज को सुनती रही, जिसका चेहरा चमकने लगा था। सरजोश थोड़ी देर हाथ रखे महरोज का जोश खताबत सुनते रहे और उसके चुप हो जाने पर लड़कों की तरफ मुड़े। सोचा ये था कि चारों को बिठाकर नया एब्स्ट्रैक्ट लिखवाऊं, सही रहेगा। दोबारा मेहनत करना। डेरिक और मिक्की के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। अपने प्रॉब्लम पर काम करना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है,
कज़ा सिरे से मसला सोचना। नो नो सर, मिक्की गड़बड़ा गया था। हम माफ़ी चाहते हैं, बस एमा ने सोचा कि कुछ प्रैंक कर लें और कोई बात नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ये मामला बिगड़ जाएगा। एमा दांत चबाते हुए मिक्की को देखने लगी। सॉरी सर, हमने अपने आइडिया पर बड़ी मेहनत की है, प्लीज़ हम इतनी जल्दी नया आइडिया नहीं लिख सकते। डेरिक मिन्नत पर उतर आया था। प्रैंक? सर जोश महसूस होते हुए कुर्सी से टेक लगा चुके थे। सो एमा का साथ देकर आप लोगों ने प्रैंक किया। अब इस प्रैंक का दी एंड ये होगा कि आप तीनों इसी वक्त बैठे और नया आइडिया सोचें। सिर्फ 3 घंटे हैं आपके पास, और अगर आप ना लिख सके तो मेरा सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में अपना फैसला सुनाया था, जबकि महरोज सुरखरू नजर आ रही थी। डेरिक और मिक्की घबराकर सर जोस के सामने गिड़गिड़ाने लगे थे, जबकि सर जोस उन्हें नजरअंदाज करके जर्द ऐनक के पीछे से महरोज को देखने लगे। आप जा सकती हैं। महरोज एमा पर नजर डाले बगैर उठ गई थी। वो जानती थी कि एमा का प्लान फ्लॉप हो चुका है, पर वो किस कदर कुफत और गुस्से का शिकार होगी। मगर वो अब तक नहीं जान पाई थी कि एमा उसकी दुश्मन बनी क्यों थी। ऑफिस का दरवाजा खोलकर वो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बाहर आई थी। चमकते टाइल्स पर कदम रखते हुए उसने एक बात सीख ली थी कि बेलौस होकर हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। कभी कभी मदद करते हुए भी सोच लेना चाहिए कि वो बुरी तरीके से गले भी पड़ सकती है। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और एपिसोड की बात करें तो ये 676 पेजेस की है और 198 पेजेस हो चुके हैं, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि मेन लीड कौन है। अभी तक तो वाइब आ रही है कि अब्दुल्ला है, लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पेज लव्स में राइटर ने नाम किसी और कैरेक्टर का लिखा था, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। और जैसे ही मेहरोज़ ने उसे अपनी कॉलेज की टेंशन का बताया था, मतलब प्रॉब्लम का, तो वो सॉल्व हो गई थी और प्रोफ़ेसर ही चेंज हो गए थे, तो थोड़ा उसका हाथ लग रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि इसने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी और फिर एकदम से सॉल्व हो गई। और अब तो अच्छी चल रही है स्टोरी, इंटरेस्टिंग है, तो मुझे तो अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।